Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is part 2 of the video on balance of payments. So first of all, we'll check what sterilization means. So sterilization is basically a process in which the RBI will neutralize the excess money supply present in the economy arising from forex transactions. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिस बोलते हैं. उसमें फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ लॉट ऑफ रुपी का सप्लाई इन द मार्केट, then automatically what will happen that rupee will depreciate. ठीक है, so in order to avoid that, RBI will be absorbing that excess money. ठीक है, so that way it can ensure that the जो exchange rate है it remains मतलब थोड़ा बहुत constant. ठीक है, so this is a sterilization operation. नेक्स्ट है BOP situation and inflation risks. So RBI sells rupees to buy dollars. So if it does so, then rupee का supply may increase, thus causing inflation. So this is one of the externalities of RBI's operations. ठीक है, so that is why ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी RBI absorb करता है excess money को, and it will sell government securities to buy back that excess rupees. ठीक है, this entire process is called as sterilization operation, thus preventing inflation due to excess liquidity. So for example अभी डॉलर्स को बाय करा उसने RBI ने, है ना, तो then excess rupee will be present in the economy. ठीक है, so what will RBI do? RBI will buy rupees as well. ठीक है, रुपी को भी इट विल बाय वाया ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, तो रुपी भी चले जाएगा RBI के पास में वाया दी OMOs. ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट द मुंडेल-फ्लेमिंग ट्रिलेमा. So it is a theory by economists Robert Mundell and Marcus Fleming. It argues that three things cannot be accomplished together. So उसका क्या गोल, जैसे कि 3 गोल्स हैं कोई भी, जैसे फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, देन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस. ऑल दीज 3 goals cannot be achieved simultaneously. ठीक है, दिस इज व्हाट द मुंडेल फ्लेमिंग ट्रिलेमा मीन्स. सो इसके नाम में ट्रिलेमा है, मतलब 3 goals. These 3 goals cannot be accomplished together. ठीक है, सो रीज़न क्या है इसका, देखो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, मतलब कि FPI और FDI वगैरह में देयर इज़ नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है. देन व्हाट डज द सेकेंड पॉइंट मीन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब कि कांस्टेंट से, मतलब नियरली कांस्टेंट स्टेबल वो रहना, एक्सचेंज रेट रहना. सो अभी कितना चल रहा है, 92 रुपीज़ कुछ चल रहा है ना, 92-95 रुपीज़, इतने के आसपास इट रिमेन स्टेबल, इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्रास्टिकली. देन मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस. ठीक है, दैट मीन्स दैट independently the RBI is framing its monetary policy. ठीक है, now these 3 things cannot happen together. Why? Because देखो अगर FPI आ गया बहुत सारा कंट्री में, है ना, और देन बहुत सारा FPI है कंट्री में, देन व्हाट हैपन्स इज दैट फ्लाइट ऑफ हॉट मनी, कि कुछ भी देयर इज सम ग्लोबल सिचुएशन ड्यू टू विच द FPIs विड्रॉ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी. सो क्या होगा, डॉलर्स विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, है ना. तो और अगर ये कम हो गया तो इसका रुपी का जो वैल्यू है इट विल फॉल ड्रास्टिकली एज वेल, बिकॉज इसका डिमांड कम, सॉरी सप्लाई कम हो गया, देयरफॉर इट विल बिकम लाइक ऐसे 150 रुपये का $1 ऐसे करके इट विल बिकम वेरी हाई. ठीक है, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल वाई ऐसे तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर. ठीक है, then we are looking at RBI's action during Corona 2020.
अच्छा, इन तीनों को याद कैसे करना है? एक तो फॉरेन कैपिटल की बात हो रही है, देन एक एक्सचेंज रेट की बात हो रही है, और एक हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस की बात। ठीक है, सो दिस इज फॉरेन, देन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी, बस ऐसे ही 3 बार पढ़ के यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव आरबीआई's एक्शन ड्यूरिंग कोरोना टाइम. Uh, Inflation was inevitable due to the supply demand mismatch during lockdown. ठीक है, so RBI prioritized exchange rate stability over inflation control and took measures to manage currency fluctuations rather than aggressive inflation control. ठीक है, not very important. नेक्स्ट है इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991. तो अभी क्या होता है, देखो करंट अकाउंट और अभी नहीं, उस टाइम का देख लेते हैं. Current account may usually we have a deficit due to crude oil imports right now. However, before 1991, we were also in a deficit back then also. But however, the deficit was a lot worse due to low exports. Our country was a protected economy है ना, तो बस अंदर अंदर ही जो भी प्रोड्यूस हो रहा है अंदर ही बेच रहे हैं और ये सब हो रहा था. They were very low exports and that is why we had a very big current account deficit. ठीक है, कैपिटल अकाउंट में यूजुअली now what happens is that we are in a surplus thanks to FDI, FPI, है ना, which offsets the current account deficit. However, before 1991, there was no significant surplus when it came to the capital account due to restricted foreign investments. ठीक है. Now, apart from this, there were other issues such as national सारा banking system, insurance system, most of the things were nationalized. Okay, so there was a lot of inefficiency in that case. Then we had the red tapeism, license quota Raj, inspector Raj. Okay, then fear of foreign visa, protected economy थी. Okay, due to all of this, what happened is that we got a very high current account deficit, and practically no capital account surplus existed, and that is why there was an economic crisis in 1991. ठीक है. However, the then finance minister Manmohan Singh ji, he took a lot of steps. He brought in the LPG reforms. ठीक है, and thus it was this entire thing was managed. उन्होंने IMF से लोन भी लिया था, है ना, and liberalization, privatization and globalization reforms were brought in. ठीक है, so that is how this crisis was managed. Next है disequilibrium in balance of payment, the factors responsible for that. देखो, balance of payment should be zero, है ना, that is the credits should be equal to the debits. However, if this is not happening, that means that balance of payment is in disequilibrium. ठीक है, ये पता होना चाहिए. देखो, there are various types of disequilibriums as well. We have development disequilibrium, long term disequilibrium, ये सारे types हैं, 5 टाइप के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द डेवलपमेंट disequilibrium. इसमें क्या होगा, the poor nations will import more, है ना, so that will result in an adverse balance of payment. ठीक है. देन वी हैव लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम. इसमें क्या है, जो लॉन्ग न्यूली फॉर्म नेशंस होते हैं, दे इम्पोर्ट मोर दैन दे एक्सपोर्ट. दिस इज सिमिलर टू द डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है. उसके बाद है कंज्यूमरिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. इसमें क्या है, देर इज़ अ टेंडेंसी वंस द इकोनॉमी बिकम्स डेवलपिंग, है ना, देन देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन विच जनरली हैपन्स. ठीक है, उसकी वजह से देर आर हायर इम्पोर्ट्स. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें वही हो रही हैं बेसिकली. ठीक है, फिर होगा स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, वेर इन पुअर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा विल बी हिंडरिंग एक्सपोर्ट्स. ठीक है. देन वी हैव साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम. साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा, ड्यूरिंग डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स और फेजेस द देयर विल बी अ डिसइक्विलिब्रियम. मतलब कि कोई सीजन आएगा जहाँ पे एक्सपोर्ट्स विल skyrocket, but then there will be another season wherein imports will be
द डोमिनेंट वन, है ना, वो एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, सो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस साइकिल। ठीक है, so these are the five types of disequilibriums. First is development, then we have long term, then consumerism and demonstration effect, then structural equilibrium due to poor infrastructure, then cyclical disequilibrium. ठीक है, now we are looking at RBI's forex reserve. So forex reserve के क्या क्या components होते हैं? We have the foreign currency assets. It includes foreign currencies and foreign government bonds. Then we have gold reserves. फिर ये this is very important. ठीक है, gold reserves होते हैं. Then reserve tranche position होता है, which is India's quota in IMF. Then we also have special drawing rights with us, which are allocated by the IMF. ठीक है, तो सबसे पहले एक तो फॉरेन करेंसी पड़ा रहेगा, आरबीआई के पास में एक फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी पड़ा रहेगा, है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है तो ऐसे डॉलर वगैरह पड़ा है। देन यू हैव, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव गोल्ड, गोल्ड रिजर्व्स पड़े हैं। उसके अलावा आईएमएफ की दो चीज़ें पड़ी रहेंगी। आईएमएफ का एक तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहेंगे हमारे पास। देन वील ऑल्सो हैव द रिजर्व ट्रांच पोजिशन विच इज़ इंडियाज कोटा इन आईएमएफ। ठीक है, this much you need to know. Now we'll look at the largest forex reserves. This is 2024's data, so you should just have a general idea. For recent data, we'll be covering this in the current affairs videos. So first of all, चाइना के पास में it is considered to have the largest forex reserves in the world. 3 ट्रिलियन के आसपास के forex reserves हैं। ठीक है, देन वी हैव जापान, देन स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ कम्स इंडिया। ठीक है, सो वी हैव द फोर्थ इन 2024 वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट forex reserves. ठीक है, now USA does not have very large forex reserves. It is not even in the top 10 because it has a floating exchange rate system and does not need large forex reserves. So this is a very important point because ऐसे पूछ सकते हैं कि there may be many statements given and one of those may be कि US has one of the largest forex reserves, so that will be a wrong statement. ठीक है, तो कौन कौन है? एक तो चाइना है, then we have Japan, Switzerland and India. These are the highest, these are the countries having largest forex reserves. Now we are looking at the factors which affect the foreign exchange reserves. So for example, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को अकोमोडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन करता है आरबीआई, उससे द अमाउंट ऑफ फोरेक्स रिजर्व्स चेंजेस. So for example, the forex will rise when RBI buys dollars and it will fall when RBI sells dollars. ठीक है, तो कब करेगा buy? If you have RBI will buy dollar when current and capital account will be in a surplus. ठीक है, similarly it will be selling dollars if there is a current account deficit. ठीक है, मतलब कि वही कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स में देख लो कि फोरेक्स कब, अगर बहुत सारा डॉलर इकोनॉमी में, मतलब कि इम्पोर्ट्स आर वेरी हाई। ठीक है, इम्पोर्ट्स हाई हैं और डॉलर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस? आर एक्सपोर्ट्स विल बिकम वेरी कॉस्टली। ठीक है, सो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, व्हाट विल आरबीआई डू? इट विल अब्सॉर्ब द एक्सेस डॉलर फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, सिमिलरली इफ द current account deficit is high, that means that रूपी, मतलब डॉलर का सप्लाई कम है इकोनॉमी में, विच मीन्स कि हमारा एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत बोला है क्या? वेट अ सेकेंड, मैंने इसमें उल्टा बोल दिया था. एक्सपोर्ट्स विल बी हाई. अगर देयर इज़ अ डॉलर सरप्लस इन द इकोनॉमी, दैट मीन्स दैट एक्सपोर्ट्स आर वेरी हाई. ठीक है, बिकॉज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें विल बी गेटिंग मनी इन डॉलर्स, है ना, सो डॉलर सप्लाई विल इंक्रीज, है ना. एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अगर डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो गया तो बहुत सारा डॉलर है हमारे पास में, सो फॉर एग्जांपल द एक्सचेंज रेट कम्स डाउन.
तो अगर 60 रुपीज़ हो गया, अभी 90 चल रहा है ना, सो व्हाट विल हैपन इज दैट द एक्सपोर्ट्स विल ओवर टाइम बिकम कॉस्टलियर। ठीक है, अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ते रहा हमारे पास में, then the exchange rate will come down, and that will make our goods costlier in USA। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट विल सफर। ठीक है, so that is why RBI will buy dollars in that case। Next we have RBI's interventions। So the foreign exchange will rise when RBI buys dollars to stabilize the rupee। Similarly, the forex will fall when RBI buys dollars to स्टेबलाइज द रूपी। ठीक है, ये सब है। देन अगेन वैल्यूएशन इफेक्ट भी होता है। फोरेक्स विल राइज व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स राइजेस, एंड इट विल फॉल इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स फॉल। जैसे गोल्ड का प्राइस अगर कम हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स विल ऑल्सो फॉल। ठीक है, सो आरबीआई का जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, that will affect the value, and apart from that, even the overall valuation of the foreign exchange assets will also affect it। Next we have IMF indicators for forex adequacy। So there are the following indicators to determine if the foreign exchange of a country is adequate or not। फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू इम्पोर्ट्स रेशो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एस तारापुर कमिटी of RBI, the foreign exchange reserves should cover at least 6 months of imports। ठीक है, तो मतलब कि इतना पैसा होना चाहिए कि 6 months तक वी कैन इम्पोर्ट फ्रॉम दिस रिजर्व। ठीक है, so this is known as the foreign exchange reserve to imports ratio। Then the other indicator is foreign exchange to external debt ratio। So as per IMF's Goitotti Greenspan rule, reserves should cover शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट। तो पूरा जो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट है विच इज़ यूजुअली लेस दैन 1 ईयर, उतना पूरा कवर होना चाहिए, उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, देन वी हैव फॉरेक्स रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स रेशो। सो ये वही एज द नेम सजेस्ट, फॉरेक्स रिजर्व अपॉन M3 की बात हो रही है। M3 मतलब ब्रॉड मनी सप्लाई है ना, वी हैव स्टडीड दिस इन मनी वाला वीडियो। ठीक है, सो देयर इज़ नो फिक्स्ड आइडियल नंबर कि कितना होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स रेशो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, सो देयर आर 3 प्राइमरी इंडिकेटर्स टू assess whether foreign exchange reserve is adequate or not। सबसे पहले है इम्पोर्ट्स रेशो, फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्ट्स रेशो, ये हमारा खुद का ही है। एस तारापुर कमेटी ने, आरबीआई ने सजेस्ट किया है। एंड हाउ डू यू रिमेंबर दिस? इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स का जो आई है इट लुक्स लाइक टी, तो उससे आप तारापुर लिंक कर सकते हैं, तारापुर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। देन एक्सटर्नल फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशो, आईएमएफ की खुद का एक रूल है ये, इट इज़ नोन एज द गुइडोटी ग्रीनस्पैन रूल। सो इसको लर्न कैसे करना है? एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का। सो यू माइट हैव सीन फॉरेन कंट्रीज में देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन वी हैव फॉरेक्स रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट रेशोज। सो ये मैंने बता दिया था, फॉरेक्स अपॉन M3 की बात हो रही है, एंड देयर शुड बी अ स्पेसिफिक वैल्यू दैट इट शुड बी लेसर दैन और मोर, मतलब जितना भी एक लिमिट होना चाहिए वेर इन इट शुड लाई आइडियली। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट वीक करेंसी, मतलब नॉन ट्रेडेबल सेक्टर हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। देखो ट्रेडेबल सेक्टर क्या है? एनीथिंग विच इज़ ईजिली एक्सपोर्टेबल, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडेबल सेक्टर। नॉन ट्रेडेबल सेक्टर क्या रहेगा? हेल्थ केयर, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब दीज कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड एज ईजिली। ठीक है, सो दीज आर द नॉन ट्रेडेबल सेक्शंस। सो इम्पैक्ट क्या होता है जब एक्सपोर्ट फोकस पॉलिसीज होती हैं किसी गवर्नमेंट की? Then what will the government do? Government will primarily be focusing on supporting tradable sectors with subsidies,
टैक्स कट्स, चीप लोन्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है दे विल गेट नेग्लेक्टेड, ठीक है। सो दे मे गेट लेस फंडिंग अफेक्टिंग द सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, इट इज़ वेरी थियोरेटिकल कि अगर हमने एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करा तो हमारा इंटरनल जो सेक्टर्स हैं हेल्थ एजुकेशन दे विल सफ़र। नेक्स्ट है रेमिटेंसेस एंड बीओपी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सर्वे 24 का ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ आउटडेटेड, है ना। एक बार वो देख लेते हैं कि एफडीआई और रेमिटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। एफडीआई क्या है, इट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इट इज़ फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग इन आर कंपनीज, है ना, उसको एफडीआई बोलेंगे। वेर एज रेमिटेंसेस क्या रहेगा, सो जो एनआरआईज होते हैं, है ना, सो पीपल हु गो टू फॉरेन कंट्रीज टू earn money, so they'll be sending back some money that will be known as remittances, ठीक है। तो एफडीआई जनरली इंक्रीजेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग स्लो डाउन्स, ठीक है। तो प्रो साइक्लिकल होता है और डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहता है इसका। वेर एज जो रेमिटेंस है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मतलब जो भी चल रहा है इकोनॉमी में, बिकॉज जैसे घर पे पैसे तो लोग भेजते ही रहेंगे कुछ भी हो, है ना। So that is why it is considered to be a very stable currency inflow, ठीक है। It helps reducing the trade and current account deficit, especially in import dependent nations like India. So this is very important कि FDI और remittances में stable क्या रहेगा, stable is remittances, ठीक है। This much you should be knowing. Next we look at remittances, oil prices and exchange rates. So दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बता देती हूँ। जैसे अगर हायर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस होंगे देन इट विल मीन दैट इंडियन वर्कर्स इन द मिडिल ईस्ट विल गेट बेटर जॉब्स, ठीक है। और अगर लोअर ऑयल प्राइसेस हैं देन जॉब लॉसेस होंगे, तो हमारे रेमिटेंसेस भी कम हो जाएंगे बिकॉज पीपल वोंट बी गेटिंग जॉब्स इन द मिडिल ईस्ट, therefore automatically remittances will also get reduced, ठीक है। सो एज यू कैन सी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चेन, मतलब बहुत सारे लोग इंटरडिपेंडेंट है। हमें लगेगा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड इट विल इंक्रीज रेमिटेंसेज ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सचेंज रेट एंड रेमिटेंसेज। अगर हायर करंट अकाउंट डेफिसिट है then that means we'll have a weaker rupee, and a weaker rupee will increase the value of remittances in INR, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर $1000 का सैलरी है किसी का, उसका क्या हो जाएगा, एंड ही इज सेंडिंग दैट मनी टू इंडिया, है ना। सो व्हाट विल हैपन, वंस द रूपी बिकम्स वीकर, इट डेप्रिशिएट्स, देन जैसे पहले 75,000 रुपीज़ बेचता था घर पे, अभी कितना 84,000 हो जाएगा, अभी इनफैक्ट 92,000 के आसपास हो जाएगा ड्यू टू रूपी डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत इंटरडिपेंडेंट रहता है पूरा इकॉनमी, एंड देर आर वेरियस एक्सटर्नैलिटीज विच आर हैपनिंग। सो वी माइट फील के अगर वीक हो रहा है रुपी सो इट इज़ मतलब सब खराब ही हो रहा है, बट नहीं, देयर इज़ अ स्लाइट पॉजिटिव इफेक्ट एस्पेक्ट टू दिस एज वेल इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द करेंसी एक्सचेंज रेट एंड इट्स इम्पैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी कितना 92 95 भी एक बार टच हो गया था अभी 2-3 दिन पहले, है ना। सो दिस इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट विच डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन वगैरह इज नॉट बीइंग एडेड, ठीक है। देन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, सो इट विल रिजल्ट इन अ, इफ़ देर इज़ अ वीकर रूपी, तो क्या होगा, अगर कहीं हमारा जो रूपी वीकन हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं दे विल बिकम चीपर, इट विल बिकम चीपर फॉर द फॉरेनर्स हु आर बाइंग देम, ठीक है। सो इट इज़ गुड फॉर वीकर रूपी इज़ गुड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, however it is bad for Indian importers,
तो जैसे हम लोग ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, इट विल बिकम वेरी कॉस्टली फॉर अस इफ़ द रूपी कीप्स वीकनिंग। ठीक है। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग रूपी है, then it will be bad for the exporters because our exported goods will become costlier for the foreigners. ठीक है। Similarly it will be good for the importers because you'll have to pay less in rupees to get the same amount of, say, oil or something like that. ठीक है। So these are the impacts of exchange rate movements. Now we have foreign exchange markets. So currencies are generally traded in the forex market. ठीक है। सो डीलर्स होते हैं बहुत सारे, ऑथराइज डीलर्स वगैरह होते हैं। दे मस्ट रजिस्टर विद द आरबीआई अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड देन दे कैन सेट डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस फॉर प्रॉफिट। ठीक है। सो बैंक, नॉन बैंक, सब टाइप के डीलर्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट जीएसटी भी लगता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस पे। सो इट द टैक्स विच इज़ अप्लाइड, it depends upon the amount which is exchanged. For example, if you exchange only rupees 10 lakh, then only 3000 rupees will be taxable. ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, उस 3000 रुपीज़ पे कितना जीएसटी लगेगा, अराउंड 18%। तो कितना बन गया, 10 लाख पे ओवरऑल 540 रुपीज़ देना पड़ रहा है। ठीक है। तो हमें क्या हुआ है, अगर 10 लाख रुपए एक्सचेंज कर रहे हैं, ओनली 3000 रुपीज़ आउट ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है। और इस पे 18% लगेगा, सो दैट कम्स आउट टू बी 540 रुपीज़, और इतना पैसा देना है इफ़ यू वांट टू, मतलब बस दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। यू जस्ट नीड टू नो दैट देयर इज सम जीएसटी विच इज़ अप्लाइड ऑन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सचेंज रेट रिजीम का थ्योरी, अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। So वही है, there are different types of exchange rate regimes. We have the fixed or the pegged exchange rate regime, then we have floating or flexible one, और एक थर्ड होता है managed float या dirty float। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है डिफरेंसेस तीनों में। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है या पेग्ड एक्सचेंज रेट होता है, द डिसीजन मेकर रिगार्डिंग व्हाट द एक्सचेंज रेट शुड बी इज द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। सो एग्जांपल, चाइना यूज्ड टू हैव अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रायर टू 2003। ठीक है। और इसमें अगर it is the central bank itself who will be making the decisions। ठीक है। वही बढ़ाएगा या कम करेगा अपना रूपी का अपने उनका जो वैल्यू है, करेंसी का वैल्यू। ठीक है। सो दैट इज वाई इफ देयर करेंसी स्ट्रेंथन्स, देन इट विल बी नोन एज, ये करेंसी आएगा यहाँ पे। ठीक है। देन इट विल बी नोन एज रीवैल्यूएशन। और अगर वीकन हो रहा है उनका करेंसी, देन दैट विल बी नोन एज डिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन बिकॉज, इसको लिंक कर लो, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज डिसाइडिंग द वैल्यू। ठीक है। सो इट इज नोन एज डी वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, इज डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है। नाउ वी लुक एट फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। तो इसमें क्या रहेगा, the market will decide what the exchange rate should be, not the central bank। ठीक है। so a good example of this is USA, and in case the currency strengthens or depreciates, I'm sorry, weakens in this case, then it is known as currency appreciation and depreciation। ठीक है। because value decide कोई नहीं कर रहा है, it is the market which is deciding the value। ठीक है। so it is appreciation and depreciation। Similarly we have the managed float system as well। इसमें भी market will be deciding this exchange rate, however central bank will also intervene in between, so it is a middle path basically। ठीक है। middle path रहेगा। and this again, if the currency strengthens or weakens in this case, it will again be known as appreciation or depreciation। ठीक है। next we are looking at runway inflation and runway depreciation। so runway inflation क्या होता है, if the prices of the goods and services rise at an extremely fast and uncontrollable rate। ठीक है। तो आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट्स का जो रनवे होता है उस पर, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, उसका स्पीड बिकम्स एक्सट्रीमली फास्ट। ठीक है। सो उससे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि रनवे इन्फ्लेशन,
मतलब द prices are increasing extremely fast. Similarly, runway depreciation क्या होगा? The opposite of the above. So the local currency will experience a rapid and significant decline in value relative to other currencies. ठीक है, so there will be a rapid significant decline in value. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम्स. वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा, मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं. डर्टी इसलिए बिकॉज बोलते हैं कि मार्केट इज डिसाइडिंग द वैल्यू बट द सेंट्रल बैंक विल ऑल्सो बी इंटरवीनिंग. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज डर्टी फ्लोट. नेक्स्ट इसके बारे में विल स्टडी द चैलेंजेस इन्वॉल्व. सो currency speculation and interest rates. So, if there is a change in the interest rate of foreign banks, जैसे यूएस ने अगर फेडरल बैंक टेपरिंग करा, then it will impact the currency value in India. ठीक है, so the investors will quickly move money to the higher interest rates countries. ठीक है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं हॉट मनी, वो जल्दी से दे मूव वेरी फास्ट, है ना. यहाँ पे अगर यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, सो दे क्विकली टेक आउट मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्ट इट देयर. ठीक है, व्हेन दे डू सो, आर एक्सचेंज रेट, आई एम सॉरी, आर रुपी विल वीकन क्विकली, क्योंकि उन्होंने एकदम से पैसे निकाल लिए, है ना, तो डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ये सब होता है हॉट मनी के केस में. देन देयर इज करेंसी मैनिपुलेशन एज वेल. सो द सेंट्रल बैंक मे बाय द dollars to create artificial scarcity. This is often done by China. ठीक है, तो इससे क्या होगा? डॉलर विल स्ट्रेंथन एंड देयर प्रोडक्ट्स विल बिकम एक्सट्रीमली चीप इन फॉरेन कंट्रीज, thus giving them their exports a very high boost. ठीक है, तो चाइना का आपने देखा होगा, द स्टफ विच दे सेल इट इज़ वेरी चीप, है ना. उनका जो एक्सपोर्ट आते हैं इंडिया में, इम्पोर्ट्स आते हैं चाइना से, दे आर वेरी चीप, है ना. सो दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द करेंसी मैनिपुलेशन डन बाय देयर बैंक्स. ठीक है, सो इवन इंडिया इज़ ऑफन एक्यूज ऑफ द सेम. तो इनको वॉच लिस्ट पे डालते रहते हैं कि there is lack of transparency in central bank's operations. ठीक है, then we look at the currency war of 2018 and currency manipulations by मतलब on China, ये सब जो हुआ था 2018 में. So 2005 में चाइना ने बोला था कि does not manipulate the yuan and it intervenes only if the exchange rate fluctuates more than 4% in a day. ठीक है, however 2018 में यूएसए ने अक्यूज़ करा चाइना को that they are keeping the yuan weak in order to make their exports cheaper. ठीक है, and even it Trump had also accused Russia and Japan of engaging in the currency war to gain trade advantages. ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, होता रहता है. And now we look at hard currency versus soft currency. हार्ड करेंसी में क्या रहेगा? हार्ड करेंसी में द वॉलेटिलिटी के terms में there will be difference between hard currency and soft currency. So when it comes to hard currency, there is a very low volatility in the exchange rate. ठीक है, so it is strong currency, hard है currency, है ना. And soft currency which is easily swayable. ठीक है, so you can link it with it easily gets swayed. ठीक है, तो that means it is very highly volatile. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉलर, पाउंड, यूरो, ये दीज आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड करेंसीज बिकॉज दे हैव वेरी लो वॉलेटिलिटी. बट व्हेन यू कम टू कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, उनका जो करेंसी रहता है, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी सॉफ्ट करेंसी ड्यू टू इट्स हाई वॉलेटिलिटी. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्ट करेंसी वही है, income of customers. These are very general things. Where remittances will also make a difference. Then demand, supply, overall import, exports. Everything will make a change, will create a change in their valuation. ठीक है, तो ये सब वही दिया है. लोन इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, है ना. इन सब चीज़ों से दे सॉफ्ट करेंसी विल गेट इम्पैक्टेड. ठीक है, तो इनकम अगर ज़्यादा है देन इम्पोर्ट्स विल बी मोर, दस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल बी मोर, है ना. सो अगेन रुपी विल डिक्रीज.
Then अगर there's a desire to invest in abroad, again the rupee will decrease in value. Then अगर बहुत ज़्यादा foreign country में जा रहे हैं लोग, again rupee will decrease in value. Then interest rate arbitrage, मतलब कि there's a difference between the interest rate of two countries. So what will happen is, जैसे यूएसए का लोन इंटरेस्ट रेट है 4%, इंडिया का 8%, है ना? तो क्या करेंगे इन्वेस्टर्स? दे विल प्रेफर टू बोरो चीप अब्रॉड. जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोन लेना विल बी डिफ़िकल्ट. दे विल इंस्टेड टेक लोन्स फ्रॉम यूएसए, है ना? देन what will happen is that they'll borrow cheap money abroad, thus rupee will again weaken. क्या होगा, जैसे कि मेरा एक कंपनी है, सपोज टाटा है, टाटा को लोन चाहिए. लोन इंडिया में मिल रहा है 8% इंटरेस्ट रेट पे, वेर एज यूएसए में 4% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है. सो टाटा विल प्रेफर टू टेक लोन फ्रॉम यूएसए. नाउ व्हेन इट गोज टू टेक लोन फ्रॉम यूएसए, इट विल हैव टू डू द ट्रांजैक्शन इन डॉलर्स. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली डॉलर्स का सप्लाई डिमांड बढ़ गया. देन रूपी विल अगेन वीकन. ठीक है. देन देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पेकुलेशन. सो फॉर एग्जांपल देयर इज ऑलवेज सर्टेन ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, जो थोड़ा दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, है ना? सो दे विल बाय एट ₹50, देन क्या करेंगे, दे विल कीप दैट मनी विद हिमसेल्फ एंड स्पेकुलेट कि जब प्राइस बढ़ेंगे देन दे विल सेल दैट मनी. ठीक है. देन दे विल सेल दोज डॉलर्स. ठीक है. सो दिस इज नोन एज स्पेकुलेटिव डिमांड एंड दैट ऑल्सो वीकन्स द रूपी. ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट ग्रेशम्स लॉ. दैट ग्रीशम्स लॉ का कोर आइडिया क्या है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी. ठीक है. दिस इज द ग्रीशम्स लॉ. ग्रीशम्स लॉ वाज ब्रिटेन में था ये, गिवन इट वाज गिवन बाय समवन इन ब्रिटेन. सो वही है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी. इसका मीनिंग क्या हुआ? That people will prefer to spend lower quality currency and hoard better quality currency. मतलब for example, जो hard currency है, dollars, pounds, people will try to keep it with themselves, whereas जो soft currency है, they will try to get rid of it, मतलब उसको spend करते रहेंगे आराम से, है ना? This is known as the Gresham's law. Then we have Thayer's law as well. फ्रांस में होता है ये. इसके अकॉर्डिंग गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी. सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ द ग्रीशम्स लॉ, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? पीपल विल स्टॉप यूजिंग पुअर क्वालिटी करेंसी एंड रादर अडॉप्ट बेटर क्वालिटी करेंसी. ठीक है. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स यू शुड नो कि दे लुक लाइक दी ऑपोजिट्स, है ना, दोनों लॉज. ठीक है. सो की कॉन्सेप्ट क्या है इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? कि जो लोग होते हैं, दे नेचुरली हैव अ टेंडेंसी टू स्टोर हाई वैल्यू करेंसी एंड सर्कुलेट लोअर वैल्यू करेंसी इन ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस कि ग्रीशम्स लॉ मतलब कि बैड मनी विल बी ड्राइविंग आउट गुड मनी, और थियर्स लॉ गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, ग्रीशम्स लॉ को आप ऐसे कर लो. ठीक है. तो यहाँ पे BG और यहाँ पे GB, है ना? BG मतलब देखो, ग्रेशम्स लॉ ब्रिटेन से है तो उससे BG यू कैन लिंक इट एंड रिमेंबर. एंड थियर्स लॉ इज फ्रॉम फ्रांस, तो उसका ऊपर उल्टा GB. ठीक है. तो ब्रिटेन तो B पहले आ गया, G बाद में, एंड फ्रांस के लिए GB लिख दिया है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न एग्जाम्पल्स. सो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, है ना, बस पता होना, जस्ट यू कैन रीड इट फॉर जनरल नॉलेज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट रिजीम हिस्टोरिक. अच्छा, सो वी लुक एट हाउ द exchange rate regime used to function historically. ठीक है. And then we'll come to the present status. So first of all, initially 19th century 20th century के beginning तक we used to have the gold standard system. So gold standard system में क्या होगा?
सो यूएसए का जो $1 रहेगा दैट विल बी पेग्ड टू गोल्ड। ठीक है, सो $1 यूज्ड टू बी अराउंड 14 ग्राम्स गोल्ड के इक्विवेलेंट। सिमिलरली यूके का जो पाउंड था इट वाज अराउंड 73 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट कितना हो गया ऐसे, 1 पाउंड इज इक्वल टू $5। ठीक है, सो जो सेंट्रल बैंक्स थे ना, दे यूज्ड टू गारंटी पेपर करेंसीज कन्वर्जन इनटू गोल्ड। मतलब जितना भी उन्होंने पेपर करेंसी इशू करा है, जितना भी इकोनॉमी में जितने भी डॉलर्स हैं, दे दैट इज बैक्ड बाय इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन देयर रिजर्व्स। ठीक है, तो उनके पास उतना अमाउंट का गोल्ड पड़ा है। सो समवन if someday someone comes and asks for gold in return for their money, they were able to fulfill that demand. ठीक है, then came the idea of bimetallism. Some nations used to hold both gold as well as silver for currency backing when gold mining declined. मतलब पहले gold रखते थे, उसके बाद में there was a decline in gold mining and it became a very, मतलब स्केर्स तो नहीं बोल सकते बट हाँ, रिलेटिवली स्केर्स हो गया। दैट इज़ व्हेन दे स्टार्टेड नेशन स्टार्टेड कीपिंग सिल्वर एज वेल। ठीक है, फिर कोलैप्स हो गया, दिस इंटायर सिस्टम कोलैप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। सो गवर्नमेंट्स प्रिंटेड मोर मनी इन ऑर्डर टू फंड द वॉर्स, है ना, एंड देयर गोल्ड रिजर्व्स कुड नॉट हैंडल इट। मतलब इतना गोल्ड रिजर्व था ही नहीं उनके पास compared to the money which they were issuing. So that is why this system was then done away with. ठीक है, next we have Bretton Woods system. So after this the Bretton Woods system comes into being. तो $1 को उन्होंने वही एक ounces ऑफ गोल्ड के टर्म्स में दे हैड पेग्ड। ठीक है, नाउ व्हाट दे डिड वाज, जो दूसरे करेंसीज थे उनको यूएस डॉलर्स से पेग कर लिया। तो पहले क्या करते थे कि अपना करेंसी और अपना जो भी गोल्ड है उससे पेग कर रहे हैं, बट अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम्स व्हाट दे डिड वाज डॉलर वाज पेग्ड टू गोल्ड एंड अदर करेंसीज वर पेग्ड टू डॉलर। ठीक है, तो रूपी, युआन, ये सारी चीज़ें दे वर बीइंग पेग्ड टू डॉलर। ठीक है, सो if a country printed excess currency, then IMF enforced devaluation used to be done. ठीक है, however this system was going on, पर उसके उसमें एक ट्रिफिन डायलेमा आ गया। एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट ट्रिफिन, he had predicted a collapse of the system due to the limited supply of gold and rising gold prices. ठीक है, and that is why in 1971 Nixon had ended the gold convertibility, and thus USA and other nations shifted to the floating exchange rate system. ठीक है, इसमें देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ट्रिफिन डिलेमा है, डू नॉट कंफ्यूज इट विद दिस थिंग। यहाँ पे एक हमने पढ़ा था ट्रिलेमा, वेट अ सेकेंड आई शो यू। हाँ, ये वाला जो है मुंडेल फ्लेमिंग ट्रिलेमा, उससे कंपेयर, उसको नहीं, डू नॉट कंफ्यूज इट विद दिस। सो जो ट्रिफिन डिलेमा है दैट इज़ डिफरेंट, एंड मुंडेल फ्लेमिंग ट्रिलेमा इज़ रिगार्डिंग the fact that three goals cannot be accomplished together. These three goals are एक तो foreign capital का free flow, exchange rate stability और RBI's monetary policy independence। ठीक है, दोस्त RBI नहीं, मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक का, है ना। और ट्रिफिन का डिलेमा है, वो ट्रिलेमा था, ट्राइलेमा था ऊपर जो हमने पढ़ा, एंड ये ट्रिफिन का डिलेमा है, डिलेमा 2। मतलब दो चीज़ों में देयर इज़ अ डाउट। तो उसमें बोला क्या कि लिमिटेड गोल्ड सप्लाई और राइजिंग गोल्ड प्राइसेस की वजह से दिस ब्रेटन वुड सिस्टम वेर इन डॉलर इज पेग्ड टू स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई निक्सन हैड एंडेड गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी इन 1971 and every nation shifted to the floating exchange rate system। ठीक है, most nations। सो डॉलराइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। डॉलराइजेशन रेफर्स टू द
सिनारियो वेर इन अ डिफरेंट कंट्री अडॉप्ट्स डॉलर एज देयर करेंसी। तो ऐसे यू इक्वाडोर ने करा था। इक्वाडोर कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। So they had officially adopted US dollar as its currency in 2000, in the year 2000. Next, we'll be looking at currency exchange in India. So first of all, we have the managed float system, है ना, and also the minimum reserve system. So you need to know these two terms, two phrases. एक तो मैनेज फ्लोट सिस्टम है, मतलब कि आरबीआई विल बी, मतलब जो एक्सचेंज रेट है इट विल बी डिटरमाइंड बाय बोथ द आरबीआई एज वेल एज द मार्केट। ठीक है। एंड मिनिमम रिजर्व्स मतलब एज द नेम सजेस्ट दे विल बी कीपिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है। नाउ लिबरलाइजेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज देख लेते हैं। अंडर द 1991 रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे इंडिया में, अंडर दैट RBI had devalued the Indian rupee by 20%, around 20% against the US dollars. So this was given to promote our exports and other things as well. फिर 1992 में dual exchange rate आ गया था। So importers could buy dollars at two rates. एक तो free market rate पे कर सकते थे buy, and there was the RBI determined exchange rate as well, fixed exchange rate as well. तो इन दोनों में से they could choose कि किस पे buy करना है। ठीक है। देन 93 से क्या हो गया? मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। सो सबसे पहले क्या हुआ? 91 में देयर इज रूपी डिवैल्यूएशन, मतलब कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टाइप कुछ चीज़ की थी आरबीआई ने। देन दे मूव्ड टू डुअल एक्सचेंज रेट, एंड लास्ट में दे मूव्ड टू मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वेर इन बोथ आरबीआई एज वेल एज द मार्केट डिसाइड द exchange rate. ठीक है। Now dual exchange rate was also removed in 1993. ठीक है। Next we'll look at IMF का special drawing rights. So IMF acts as a deposit bank, है ना। After the Bretton Woods system had collapsed, IMF became a deposit bank where member countries they deposit their currencies based upon their economic size and openness. ठीक है। नाउ आईएमएफ पेज इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स एंड लेंड्स फंड टू डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है। आप समझ गए क्या हो रहा है? आईएमएफ एक्ट्स एज अ डिपॉजिट बैंक, इट टेक्स डिपॉजिट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? बहुत सारे कंट्रीज हैं अलग अलग, वो लोग सब क्या करेंगे? दे विल कीप सम अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पे डॉलर्स में बहुत सारे पैसे पड़ा रहेगा। ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस दे विल बी कीपिंग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। यूएसए ने डॉलर भर के रखा है, फिर किसी और ने युआन रखा है भर के, है ना। सो दिस डिपेंड्स। ठीक है। नाउ ये जो सारे डिपॉजिट्स हैं उस पे आईएमएफ विल पे इंटरेस्ट बैक टू इंडिया, बैक मतलब सारे कंट्रीज को दे विल बी गिविंग इंटरेस्ट। ठीक है। एंड व्हाट एल्स विल इट बी डूइंग? दिस विल एक्ट एज अ बैंक। जो नॉर्मल बैंक होता है ना, एक तो आपने आपने पैसा दिया उसको वो रख के इंटरेस्ट देगा, एंड ऑन द अदर हैंड इट विल बी लेंडिंग टू अदर बैंक्स एज वेल। सो दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग। इट विल ऑल्सो लेंड टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। सो दूसरे कंट्रीज को लेंड करेगा इन केस दे नीड सम मनी। सो एग्जाम्पल पाकिस्तान को दे कीप लेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे आर अंडरगोइंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है। तो ये रहता है। नाउ ये समझ गए आप? नाउ व्हाट हैज आईएमएफ डन? IMF has created SDR. SDR stands for Special Drawing Rights, है ना, as an artificial currency या accounting unit to allocate funds based upon members' deposits. ठीक है। तो ये आपको एक सर्टिफिकेट टाइप का कुछ चीज़ है, अकाउंटिंग यूनिट है, बेसिकली allocates funds to different countries based upon their deposits। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इट वॉज इनिशियली लिंक्ड टू गोल्ड बट लेटर इट्स वैल्यू वॉज डिटरमाइंड बाय अ बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी आर लुकिंग एट करेंसी कन्वर्टेबिलिटी।
FPI, FDI, we have already read about these, but what you need to know is that there are certain restrictions on FPI, especially FPI or FDI, और इसका रीज़न क्या है, we'll just study about this right now. ठीक है, तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, एफपीआई में लिमिट्स होते हैं. एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. ठीक है, दे कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड 20% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. इसको ऐसे क्यों है, बिकॉज एफपीआई रेफर्स टू हॉट मनी, क्योंकि ये ना, दे कैन इजीली रिमूव दिस मनी फ्रॉम द इकोनॉमी. दिस इज़ अ वेरी फ्लूइड सिनारियो यहाँ पे जो रहता है. ये एकदम से पैसे डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट इन केस देयर सम चेंज इन द ग्लोबल इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल यूएसए ने अगर इंटरेस्ट रेट्स अपना कम कर लिया या बढ़ा लिया फॉर एग्जांपल, है ना, तो व्हाट विल दे डू, दे विल क्विकली टेक आउट मनी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, अपना पूरा पैसा निकाल लेंगे, देन दे विल इन्वेस्ट इट इन द यूएस इकोनॉमी, है ना. सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, आर रुपी विल डिप्रिशिएट अ लॉट. ठीक है, तो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन बन जाती है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, एफपीआई का देयर इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड, है ना. देर आर सर्टन लिमिट्स बियॉन्ड विच दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दे कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड 20% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. ठीक है, next है FDI restrictions. So government generally sets the FDI policy and RBI controls the currency conversion. And वही FDI का restrictions रहता है, you might be knowing, automatic route रहता है एक, और एक रहता है government mandated route. ठीक है, सब में there are certain कि इतने परसेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो, FDI नहीं हो सकता. ठीक है, so these are also restrictions which are applied. And certain sectors like casinos or in some betting industry में there is no foreign investment allowed in India right now. ठीक है, next we have कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. सो इंडिया इज़ नॉट, देखो ये आपने देख लिया ना कि क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज़ नॉट देयर इन इंडिया, है ना. तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे, एफपीआई पे भी लिमिट है, एफडीआई पे भी लिमिट है. ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज़ नॉट अलाउड. So this is capital account. FPI, FDI are examples of investments. Investments come in capital accounts. ठीक है, so there is no full not, they are not, Indian rupee is not fully convertible when it comes to capital account transactions, thus restricting uncontrolled foreign investments. ठीक है, next we will be looking at convertibility on current account transactions. So ठीक है, इसको ये हमने कैपिटल अकाउंट में देख लिया कि इट इज़ नॉट फुली कन्वर्टेबल. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि सारे एफडीआई एफपीआई पे देयर आर रिस्ट्रिक्शंस. अभी करंट अकाउंट में देख लेते हैं. फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, इंडिया शुड परमिट अनरिस्ट्रिक्टेड कन्वर्जन ऑफ इंडियन रुपीज टू फॉरेन करेंसी for both current account and capital account transactions. So this will result in more FDI in India and NPA problem will be solved. However, ये आइडिया किस कोई कोई इकोनॉमिस्ट्स देते हैं, बट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. ठीक है, वैसे मतलब ओरिजिनली दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. इवन जो SS तारापुर कमेटी है, it has said that this is not sustainable. It will be sustainable only if they follow these rules. India follows these rules. That is, वो full capital account convertibility will be provided by India only if first of all हमारे पास forex reserves इतने हुए हों कि 6 months के exports are covered. ठीक है, secondly if the fiscal deficit is below 3.5%. Thirdly, inflation should remain between 3 to 5% and bank NPAs should be less than 5% of their total assets. And only if these conditions are fulfilled, only then should full capital account convertibility be allowed. ठीक है, so this was said by the SS Tarapur committee. तो ये this is very important, है ना. and how will you remember this, तारा, तारा मतलब stars, है ना. तो हम लोग स्टार्स कब देखते हैं, व्हेन वी आर ड्रीमिंग. सो इंडिया कैन ओनली ड्रीम ऑफ
achieving full capital account convertibility only if these conditions are being fulfilled. ठीक है, इनको याद रखिएगा कि 6 मंथ्स का इम्पोर्ट ये तो हमें पता है, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट, बेसिक requirement. Then fiscal deficit should be below 3.5% of the GDP. This is important to remember. Then inflation should be between 3 and 5%. This is also important, है ना? वैसे कितना 2 to 6% का अलाउड होता है normally, but एस सारापुर कमेटी had suggested 3 to 5% के बीच में. Then bank NPS में it should be below 5% of the total assets of banks. ठीक है, 5%. This again you need to remember. Next we are looking at, देखो यहाँ पे 5 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, 5, 3.5, 5, 5. ठीक है, 5 को आप एस एस से लिंक कर दो. एस लुक्स लाइक 5, एस तारापुर का जो 5 एस है, इट लुक्स लाइक 5. ठीक है, तो वैसे करके यू कैन ऑल्सो लिंक दिस एज वेल. नेक्स्ट वी हैव फोरेक्स कार्ड्स. सो फोरेक्स कार्ड्स क्या होते हैं? दीज आर प्रीपेड कार्ड्स विच आर लोडेड विद फॉरेन करेंसी आफ्टर एक्सचेंजिंग इंडियन रुपीज़. ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है? एच डी एफ सी का हज उम्रा कार्ड. देन दे दे पे अ amount of 2.6 lakhs to get a prepaid card worth prepaid card with 12,000 SAR. ठीक है, तो ये ऐसे मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो टू सम कंट्री, फॉरेन कंट्री, तो यू माइट बी रिक्वायरिंग फॉरेन करेंसी देयर. तो फॉरेन करेंसी के जगह पे यू कैन गेट दिस कार्ड इंस्टेड. सो प्रीपेड कार्ड रहेगा, यू विल बी पेइंग मनी इन रुपीज़ एंड करस्पॉन्डिंगली यू विल रिसीव अ लिमिट ऑफ फॉरेन करेंसी, स्पेसिफिक फॉरेन करेंसी, कि आप जैसे इतना 2.56 लाख रुपीज़ दिया तो यू विल बी गेटिंग 12,000 रुपीज़ सऊदी अरेबिया का करेंसी. ठीक है, एंड यू वोंट बी गेटिंग फिजिकल करेंसी, इंस्टेड इट विल बी अपलोडेड ऑन दैट कार्ड एंड यू कैन यूटिलाइज दैट कार्ड वंस यू गो टू दैट फॉरेन कंट्री. ठीक है, सो नो नीड टू कैरी फिजिकल फॉरेन करेंसी. ये बस ऐसे पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ concept known as prepaid forex cards. ठीक है, then we also have zero forex cards. So इसमें क्या होगा? Normally बैंक और NBFC can charge 3 to 5% fees on forex card transactions. ठीक है, however there are some fintech companies like New Global who have tied up with bankers to issue forex card at 0% fees. तो बस इतना ही है इसमें, not very important. ठीक है, next we are looking at tax collection at source on foreign trips or shopping or investment. So अगर हमने if we tax collection at source कब applicable है? If we pay via a credit card, then it won't be counted, मतलब it won't be eligible for TCS. However, if we use debit cards, then the TCS may be applied. ठीक है, यहाँ पे LRS इज द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. ठीक है, सो जो क्रेडिट कार्ड से मनी स्पेंड करते हैं, इट इज़ नॉट काउंटेड अंडर LRS कोटा, वेराज डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड या बैंक ट्रांसफर्स दे आर काउंटेड अंडर LSR कोटा लिमिट्स. ठीक है, सो दैट इज़ वाई TCS इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन credit cards. This is tax collection at source. And it is applicable in the case of debit card, forex cards and bank transfers. ठीक है, now we'll be looking at the FCRA Act. So देखो इसमें ये दिया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, उसमें अगर आप इफ़ यू वांट टू सेल मनी, इफ़ यू वांट टू सेंड मनी फॉर current account or capital account transactions abroad, then it will come under FEMA Act and liberalized remittance scheme will be applied here. ठीक है, और if foreign money is coming to India for Indian export earning FDI, again FEMA Act will apply.
ठीक है। बट इफ फॉरेन मनी इज कमिंग टू इंडिया फॉर मैटर्स अदर दैन टू, दैट इज कोई डोनेशन के लिए आ रहा है या किसी और चीज़ के लिए आ रहा है, देन FCRA एक्ट विल अप्लाई, दैट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। सो अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट अर्निंग के लिए या FDI FPI ECB लोन्स हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल फॉरेन के लोन्स हैं, अगर उससे पैसे आ रहे हैं दैट कम्स अंडर फीमा एक्ट। But if it comes for some sort of donation or inward remittance to India, then it comes under the FCRA Act, that is Foreign Contributions Regulation Act। ठीक है। Now purpose क्या है FCRA का? It regulates foreign donations to NGOs, universities and other entities। ठीक है। So it अन रीज़न क्या है? बिकॉज अनरिस्ट्रिक्टेड फॉरेन फंडिंग अगर हो रही है कहीं पे भी, देन इट मे क्रिएट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीडिया चैनल्स, अगर उनको कोई भी डोनेशन देते जा रहा है, देन ऑटोमेटिकली जो भी पर्सन उनको डोनेशन दे रहा है, दे विल हैव टू दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग ऑफ दैट कंपनी। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट any sort of foreign contribution like donations to NGOs, universities, and other entities, it comes under FCRA 2010। Now you need to remember the year कि FCRA 2010 का रेगुलेशन है। So how will you remember this? 2010 में और क्या हुआ था? वैसे लर्न कर लो इसको। 2004 to 9 there was UPA 1, देन आई थिंक 9-10 में न्यू UPA 2 had come into being। ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं, UPA 2 से कंसर्न कर रहा है FCRA। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशंस। हाँ ये हो गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैंडेट्स दैट all the entities who are receiving foreign funds should be registered with the Ministry of Home Affairs। ठीक है। एंड एनुअल रिपोर्ट्स हैव टू बी गिवन रिगार्डिंग द डोनेशंस रिसीव्ड, एंड नॉन कंप्लायंस विल अट्रैक्ट पेनल्टीज। फिर FCRA ऑन रेमिटेंसेस भी लगता है। ठीक है। सो there is a limit on how much money an Indian can receive from relatives abroad without informing the authority। So earlier only 1 lakh rupees could be received, पर अभी 10 लाख तक you can receive money from any relative abroad without informing the authorities। ठीक है। नेक्स्ट है करेंसी वॉर, फॉल ऑफ इंडियन रुपी एंड RBI's रिस्पॉन्स। सो करेंसी वॉर क्या होता है? व्हेन कंट्रीज compete टू डिवैल्यू देयर करेंसी सो दैट देयर एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज द करेंसी वॉर। और कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन करते हैं काफ़ी लोग, जैसे चाइना। सो रेस टू द बॉटम स्टार्ट हो जाता है कि हुज करेंसी इज़ द वीकेस्ट, है ना। सो दिस क्रिएट्स ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस। ठीक है। और इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी, जैसे इन्फ्लेशन, रिड्यूस परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सब रहेगा। नाउ फॉल ऑफ इंडियन रुपी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? दिस इज़ वेरी जेनरिक, है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसका। सो देयर कुड बी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस, ये सब चीज़ें। देन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, हाई डेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इशूज़। ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड इफ़ द इंडियन रुपी फॉल्स देन इट इज़ positive for the export market and negative for the import, since the import prices will rise। ठीक है। and what are the tools which RBI uses to combat this? It can forex reserves हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। then interest rates can be raised to attract foreign investments, that thus strengthening the rupee। ठीक है। then market intervention कर सकते हैं। RBI में buy or sell rupees to destabilize इट्स वैल्यू इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट रेट, अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे देन इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन पॉलिसी मेजर्स कैन encourage foreign investment, improve current account balance,
reduce inflation. Then clear RBI communication can also be done in order to help calm the markets down. Okay? So this is the most important one here. Now we're looking at currency swaps. So RBI has signed certain currency swaps agreement with different countries. ठीक है? And not only different countries, बैंक के साथ भी करता है. So for example, RBI had executed a $5 billion swap with Indian banks to increase the dollar supply in Indian market to prevent weakening of the rupee. ठीक है? उसके बाद we have the two routes. We have voluntary retention route and fully accessible route. So voluntary retention route क्या है? The foreign investors must retain a portion of their investments for a fixed period of time, thus ensuring stable foreign investment in India, Indian corporate bonds and government securities. So इसका मतलब है कि if a foreigner wants to invest in India, he has to follow a timeline. मतलब कि he has to keep his money invested in the Indian market for a specific time period. Before that, they cannot be exiting the market. ठीक है, so this ensures stability in the overall market and economy. Then we have fully accessible route. Fully accessible route में क्या होगा? There is unrestricted foreign investment allowed, है ना, in government securities. Therefore, there are no investment limits, thus boosting liquidity and participation. However, this is a bit volatile. ठीक है? So you need to know that voluntary retention route में they need to retain a portion of their investment. Retention से retain down हो जाएगा for a fixed period of time, whereas fully accessible route में it is unrestricted completely. ठीक है? Now RBI's measures to prevent fall of the rupee. So this is very generic, not important from the exam point of view. वैसे हमने ऊपर सारे concepts पढ़ लिए हैं. So this will not be required as such. यहाँ क्या क्या दिए? एक तो exemption, CRR, SLR ऐसे exemption करा. Foreign deposits in Indian banks were exempted from CRR, LR, SLR. Then ECB limit was increased. External commercial borrowing limit was increased. Then this is important still, है ना? Then we had FPI investment rules were relaxed. ठीक है, so allowing more investments into India. Then government measures क्या लिए गए? FCRA में amendment लाए थे. So it increased the foreign donation limit for Indians. Donation limits that डोनेशन नहीं, रेमिटेंस लिमिट होगा. ठीक है, तो रेमिटेंस लिमिट बढ़ा दिया था 1 लाख to 10 lakh rupees. Then gold import duty was also hiked to prevent people from importing a lot of gold. ठीक है, because import of gold is one of the major reasons for our exchange rate का जो fluctuations होते हैं ना, it depends a lot on the gold import. ठीक है. Next we are looking at rupee ruble agreement. So इसमें हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में देखते हैं. So in trade with Russia, Indian companies set up rupee accounts in Indian banks to settle oil import payments. So देखो, from Russia's point of view, and the account in an Indian bank is a nostro account, and from India's point of view the same account is a vostro account, मतलब yours account. तो इसमें देखो हो क्या रहा है, there were a lot of sanctions which were imposed on Russia by USA. ठीक है, so in order to um, go past those sanctions, our banks and other trading institutions have come up with a न्यू आइडिया. इसमें क्या होगा, रशिया का कोई भी कंपनी है ना, तो उनका दे विल बी हैविंग अ बैंक इन इंडिया. आई एम सॉरी, दे विल बी हैविंग अ बैंक अकाउंट इन सम बैंक इन इंडिया. ठीक है, तो ये रशिया का कोई कंपनी का बैंक अकाउंट है. सो फॉर एग्जांपल ONGC या किसी ने भी ऑयल खरीदा रशिया से. ठीक है, भारत पेट्रोलियम ने फॉर एग्जांपल खरीद लिया. भारत पेट्रोलियम बॉट ऑयल फ्रॉम रशिया. ठीक है, सो नाउ हु विल Bharat Petroleum will pay this money to, ideally it should pay this money to the Russian importer जिन्होंने भी ये सामान भेजा है, ऑयल भेजा है. ठीक है, बट दे कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग.
वो क्या करेंगे, रुपीज़ में दे विल मेक दिस पेमेंट टू द रशियन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन बैंक है, सपोज एसबीआई बैंक है, उसमें रशिया की उस कंपनी का बैंक अकाउंट है, उसमें दे विल गिव द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी, जितना भी उनको पे करना था ऑयल के लिए, दे विल बी पुटिंग दिस मनी इन दिस रशियन अकाउंट। ठीक है, एंड दिस अकाउंट इज नोन एज अ, फ्रॉम रशियाज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो मतलब उनका, आर्स, आर्स अकाउंट, उनका, उनकी तरफ से आर्स, और हमारी तरफ से दिस विल बी नोन एज अ वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो मतलब योर्स, सो वी लुक्स लाइक बाय, तो वैसे करके लर्न कर लो, वोस्ट्रो मतलब योर्स अकाउंट। ठीक है, ये इतना ही है कंसेप्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अभी ये जो रुपीज़ में ये अकाउंट में पड़ा है ना, ये लोग क्या करेंगे, अभी कुछ अगर उनको इंडिया से इंपोर्ट करना हो, मतलब कुछ खरीदना हो, दे विल यूज़ दीज रुपीज़ टू बाय फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो रूबल का इतना यूज़ नहीं हो रहा है, रूबल नहीं, पता नहीं, ये बोलते हैं शायद, है ना, इनका जो भी करेंसी है रशियन करेंसी, दैट वोंट बी यूज, रुपी में ही पूरा काम हो रहा है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्टर्स। सो क्या होता है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट? सो बैंक realization certificates are mandatory for exporters to claim tax benefits and duty reimbursements under foreign trade policy. ठीक है, इसी का फिर एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लाए थे, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। वही सेम काम है, इट हेल्प्स इन क्लेमिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड ड्यूटी reimbursements, and the government, RBI as well as the Ministry of Commerce, they are working on EBRC implementation for seamless processing. ठीक है, so EBRC stands for Electronic Bank Realization Certificates. ठीक है, this you need to know. Now we are looking at FIRC. FIRC stands for Foreign Inward Remittances Certificate for recipients, है ना, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट फॉर रिसिपिएंट्स। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ रिसीविंग फॉरेन करेंसी पेमेंट्स बाय कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, सो इट इज़ इशूड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स सच एज बैंक्स, एनबीएफसीज प्रोवाइडिंग करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज। और इसका रेगुलेटरी यूज़ क्या है, इट इज़ यूज बाय आरबीआई अदर टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर combating मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज़। और अभी EFIRC भी इशू करने लग गए हैं। सो बस कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्रूफ, सर्टिफिकेट है कि पैसा मिला है हमें बाहर से। ठीक है, कौन इशू करता है, ऑथराइज डीलर्स इशू करते हैं। दिस इज टू अवॉइड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। नाउ वी हैव डॉलराइजेशन, द मीनिंग एंड द एग्जाम्पल्स। सो डॉलराइजेशन इज अ सिनारियो वेर इन अ नॉन US country nation accepts dollar as their legal tender. सो एग्जाम्पल है पनामा, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मार्शल आइलैंड्स। ठीक है, ये सारे, ये तो साउथ अमेरिकन है, फिर ये बाकी सारे कंट्रीज़ आर वहाँ पे लैटिन अमेरिकन, लैटिन वहाँ बोलेंगे जो बीच में आता है ना, सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे आते हैं ये सब। ठीक है, नाउ डॉलराइजेशन का प्रोज क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? देयर विल बी नो आर्बिट्ररी करेंसी ट्रेडिंग, मतलब the domestic central banks will not be able to manipulate the currency freely or monetize the deficit. और fiscal discipline भी maintained रहेगा because there will be limited scope for populist schemes, thus ensuring that automatic budget control and fiscal deficit management is ensured. This is not very important, बस थोड़ा सा you should know the what it involves. ठीक है, then we have global dollar as a global currency and de-dollarization. ठीक है, सो डॉलराइजेशन मतलब कि सम डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्टिंग डॉलर एज देयर लीगल टेंडर, वेराज डी डॉलराइजेशन इज थोड़ा सा डिफरेंट रहता है वो। देखो,
It refers to the efforts to reduce reliance on US dollar in global reserves. ठीक है, that this is the definition of de-dollarization. नहीं तो क्या होता है, normally what happens is that throughout the world जो major transactions हैं किसी भी जो भी financial transactions है, they generally take place in dollars. ठीक है, because it is considered to be global reserve currency. है ना, ये यहाँ पे वही दिया है. We look at this as well. Forex reserves में क्या दिया है, most countries hold their reserves in US dollars followed by euros and other currencies. Similarly, US dollar is considered to be the global reserve currency. मतलब for example, even when it comes to buying oil, generally we make other countries make payments in dollars only. ठीक है, and that is why US dollar is considered to be a global reserve currency. And de-dollarization क्या है, reduction of reliance on the US dollars in global reserves. So transactions will be carried out in other money, मतलब dollars में नहीं carry out करेंगे. So Russia is primarily trying to do this. So जो Nostro Vostro accounts थे वो भी similar, उनका भी यही function है. ठीक है, and Russia has reduced its dollar assets by nearly 16% in 2021. ठीक है, नाउ वो ये तो गोल है कि इंडिया भी बन सकता है ग्लोबल करेंसी इफ वी control our inflation, fiscal deficit, etc. So not very important. Now we look at quantitative easing and federal tapering. Okay, this is important. So if you might be knowing, there was a subprime crisis which had happened in 2008. ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो borrowers थे they had defaulted on home loans. So there were a lot of people who had taken home loans and they had defaulted on those. ठीक है, so there was a very high amount of NPAs which had arisen. ठीक है, so that is why the Federal Reserve Bank of USA they printed dollars to buy the toxic assets or NPAs, NPA buy करने के लिए. ठीक है, so this increased the overall वही जो पूरा सिनारियो है इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं. ठीक है, now the next topic that we are studying is Bretton Woods Conference. So location कहाँ, वो Bretton Woods USA में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, and this had happened post World War II. ठीक है, so objective was to restore the global economy after World War II, and participants, there were nearly 44 nations who had participated, including India. ठीक है, and outcome was that three international institutions were proposed: IMF, World Bank and WTO or GATT. GATT बोलते थे तब, WTO तो 1995 में पड़ा था इसका नाम. ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक या IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. देन IMF, International Monetary Fund, and then GATT. First of all, they had proposed ITO, International Trade Organization. It could not materialize, therefore they set up GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, है ना. फिर वो भी नहीं, उसके बाद WTO in 1995 was finally formed. ठीक है, so these are important terms. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट वर्ल्ड बैंक. हाँ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन में. IMF इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड एट वॉशिंगटन, बट WTO is headquartered at Geneva, Switzerland. ठीक है, these things are important. WTO since it was formed later on, therefore it is at a different place. नहीं तो बाकी दोनों वॉशिंगटन में है. ठीक है, एंड लीडरशिप जो जनरली वर्ल्ड बैंक का जो चीफ होता है, इट इज़ USA's preferred candidate, whereas IMF का chief is generally Europe's preferred candidate. ठीक है, so you need to know this. Next we are looking at World Bank. So World Bank itself has 5 other institutions within it. So we have IBRD, International Bank for Reconstruction and Development.
Then we have IDA, International Development Association, फिर IFC, International Finance Corporation, then MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, then ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. ठीक है, तो ये सारे बॉडीज आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. सो IBRD क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डेवलपमेंटल लोन्स विद इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. देन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, गिव्स इंटरेस्ट फ्री concessional loans to the poorest nations. Then we have IFC, that is the International Finance Corporation. It supports private sector development and it is primarily known for masala bonds. ठीक है. तो जो IDA और IBRD है उनका सिमिलर वर्क है. फॉर एग्जांपल IBRD गिव्स डेवलपमेंट लोन्स विद इंटरेस्ट रेट, whereas IDA गिव्स इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स. ठीक है. तो IDA जिसमें डायरेक्टली डेवलपमेंट इज मेंशन, इट गिव्स इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स. ठीक है. Then we have MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. So it provides insurance against political risks attached to uh, foreign investment. So it is just an insurance organization. Okay. So if someone makes investment in different countries, then it will be providing insurance for from political risks. Okay. Then we have ICSID, which stands for International Center for Settlement of Investment Disputes. So it is basically an organization which handles foreign investment disputes, and India is not a member of the same. Okay, so this is very important that dispute settle करने वाली body में we are not a member. Okay, so try to remember all of these five. If you read these two times, you'll be able to remember them. IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID. ठीक है. Now वर्ल्ड बैंक को, जो वर्ल्ड बैंक है वो primarily consists of IBRD and IDA. However, the World Bank group consists of all the five institutions mentioned here. ठीक है. वोटिंग पावर्स किसके हैं? जो फर्स्ट फोर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें द वोटिंग पावर इज बेस्ड अपॉन द शेयर कैपिटल. Therefore, USA, since USA has the highest amount of share, therefore it has the highest voting power as well. ठीक है. Now, when it comes to ICSID, there is no concept of voting power, it as it is a dispute resolution body है ना, adjudicative body है ये. So there is no voting power as such. Now World Bank president and key reports. So as we already read, USA का जो भी preferred candidate होता है, that is generally the World Bank's head, whereas Europe's preferred candidate generally becomes the IMF's head. ठीक है. Then अभी 2023 में अजय बांगा, who is a person of Indian origin, uh, he was elected, not exactly elected, I do not know who. He was appointed as the head of the World Bank. ठीक है. And he had replaced David Malpass as the World Bank president. ठीक है. So you need to remember Ajay Banga. Then we have key World Bank reports. So first of all, we have the World Development Report, then Ease of Doing Business Index, Remittance and Migration Report, and Global Economic Prospects Report. ठीक है. तो you'll have to remember each of these because वही organization based question आ जाता है कि कौन सी organization comes up with the following report. So you need to know that properly. So first of all, World Development Report. Since World Bank के अंदर IDA and IBRD दोनों आते हैं, and both of these institutions primarily deal with development, है ना. ये देते हैं interest वाले loans and these are interest free loans for development. ठीक है. So World Development Report will be given by World Bank. Next we have the ease of doing business. ठीक है. So ease of doing business में सो इसको ऐसे लिंक कर लो आप. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड बैंक? बिकॉज इट कम्स अप विद द मीगा रिपोर्ट. मीगा रिपोर्ट इज रिगार्डिंग
It is not a report. It has MEGA. MEGA is the Multilateral Investment Guarantee Agency. So इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक तो वर्ल्ड बैंक है ना. Apart from that, it also solves various disputes under ICSID, and under the IFC, it allows private sector to raise money. ठीक है, raise money from abroad. ठीक है, so all of these are aspects of ease of doing business. So ये भी ease of doing business report भी निकालता है, index भी निकालता है. Then we have remittances and migration report. So since the World Bank deals with IDA, उसमें IDA और IBRD है, International Bank for Reconstruction and Development. Now both these authorities generally, both these organizations deal with poor developing countries. ठीक है, and one main feature of poor developing countries is that they have a lot of migration, है ना. So that is why ऐसे link कर लो कि remittance and migration report is also given by the World Bank. Then we have the Global Economic Prospects Report. So as you can see, the World Bank is an economic organization, economic या financial organization है. That is why Global Economic Prospects Report is given by the World Bank. ठीक है, कि prospect क्या है किसी चीज़ का, World Bank बताता है. Then we are looking at non-Bretton Woods multilateral development banks. So first of all, we have the BRICS Bank and the Asian Infrastructure. नहीं, ये AIIB is Asian Infrastructure Investment Bank. ठीक है. So first of all, we look at the New Development Bank. BRICS Bank भी बोलते हैं इसको, है ना. This was established in the sixth BRICS Summit at Fortaleza in 2014. ठीक है. So how do you remember this? ये उससे coincide हो रहा है, coincides with the coming into power of the NDA government in India. ठीक है, so that way you can remember this. और फोर्ट बना लिया उन्होंने, ब्रिक्स ने भी अपना एक फोर्ट बना लिया. हाउ? बाय कमिंग अप विद द न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, वैसे करके लर्न करो कि फोर्ट बना लिया उन्होंने. नेक्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स वही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ठीक है, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स एंड दे initially had 20% share each. However, later it was reduced to 18.98%. न्यू मेंबर्स भी बहुत सारे हैं. देयर इज बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे. ठीक है, इन सब के पास भी हल्का हल्का शेयर है. देन हेडक्वार्टर्स इज एट शंघाई, चाइना. ठीक है, this also you need to remember that the new development bank is headquartered at Shanghai, China. ठीक है. नाउ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को देख लेते हैं. द मेंबर्स ऑफ दिस बैंक आर चाइना, इंडिया, यूके, स्विट्जरलैंड एंड अदर 100 नेशंस. ठीक है. सो वोटिंग पावर क्या है सबसे ज़्यादा? आई थिंक इट लाइज विद चाइना. ठीक है, सो इट इज़ 27%. 27% वोटिंग मतलब 1/4 से ज़्यादा, मोर देन अ क्वार्टर of the voting power lies with China. Then second largest is with India, that is around 7%. So 7% कितना हो गया? 10 के पास में है. So it is less than 1/10, है ना. Less than 1/10 of the voting power is with India. ठीक है. Then we have other Asian nations who control nearly 75%, and then non-Asian nations as well who control nearly 25%. ठीक है. The headquarters is at Beijing, China. This is important कि जो NDB है उसका headquarter is at Shanghai, China, whereas Asian Infrastructure Investment Bank का it is at Beijing. ठीक है. Next we'll look at additional initiatives of BRICS, financial initiatives. So first of all, they have come up with a contingency reserve arrangement, which is similar to IMF, in order to help members during balance of payment crisis. So $100 billion ka they have a BRICS contingency reserve arrangement.
Then they also have a payment system in place, and this has been planned as an alternative to the SWIFT system. Okay, तो ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम भी ला रहे हैं. Then we have the BRICS rating agency as well. It has been proposed for independent financial assessments. ठीक है, again ये these Asian as well as the global south के जो सारे nations हैं ना, they have been alleging that जो बहुत बड़े बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं लाइक S&P, मूडीज एट्सेट्रा, दे आर बायस्ड. ठीक है, सो वट एवर हैपन्स वो यूएसए का बढ़िया रेटिंग रखते हैं, ट्रिपल ए ऐसे रखते हैं, वेराज जो ग्लोबल साउथ नेशंस हैं या एशियन नेशंस हैं, दे आर unfairly awarded poor ratings. ठीक है, so that is why they have decided to come up with their own rating agency. Next we'll be looking at other multilateral development banks. So first of all we have the Bank for International Settlements. ये बेसल स्विट्जरलैंड में होता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स. ठीक है, it is headquartered at Basel, Switzerland, and it has nearly 60 central banks as their members. ठीक है, इसमें आपको जस्ट रिमेंबर द कंट्री, इट इज़ इन स्विट्जरलैंड, बेसल. इट सेट्स बैंकिंग नॉर्म्स, तो हमें पता है वो बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री, ये सारे नॉर्म्स दे आर सेट बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स. ठीक है, and it ensures global financial stability as well. Then we have the African Development Bank. So African Development Bank is headquartered at Abidjan, Ivory Coast. ठीक है, and वही जो भी member countries हैं, they will be eligible for the loans. Then we also have Asian Development Bank, है ना. Japan is one of the main members of this, and this is headquartered at Philippines, Manila, Philippines, and again members will be receiving loans. Then fourth one है European Bank for Reconstruction and Development. ठीक है, this is headquartered at London, and India also became a member in 2018. ठीक है, it cannot take loans, but it can co-finance projects in Asia, Africa, Europe for diplomatic leverage. ठीक है, so ये याद रखना कि member countries cannot take loans from EBRD, but it can help various countries to co-finance certain projects in these continents. ठीक है, so you need to remember the headquarters at least. So BIS का तो याद हो जाएगा, BIS बेस है ना, BIS बेस, दिस साउंड सिमिलर. ठीक है, देन ADB अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का A, अफ्रीकन से अबिजान. ठीक है, और कहाँ पे है ये, आइवरी कोस्ट. एज यू माइट बी नोइंग, आइवरी जो एलिफेंट टस्क से मिलता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोचिंग विच हैपन्स इन अफ्रीका, पोचिंग ऑफ आइवरी. ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये वैसे सिंपल ही है, ये मनीला फिलीपींस में होता है ना. दिस इज फेयरली सिंपल. देन वी हैव यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. कहाँ है यूरोप में, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेशंस इज ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, सो वहीं पे इट इज़ हेडक्वार्टर्ड. ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, आइडिया स्कीम. So this idea scheme was launched in 2005, and the purpose was for India to provide financial aid to developing countries. ठीक है, so ये this is a method for soft diplomacy, है ना. and हाँ, वही soft diplomacy और improving our image in the world. ठीक है, अभी देख लेते हैं प्रोसेस क्या है. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स selects loan projects, and डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स disperses these loans. ठीक है, it strengthens diplomatic ties, gains support in global forum, ये सब काम करेंगे. Next we'll be looking at IMF. ठीक है, this is again a Bretton Woods organization. Role क्या है, it will ensure global exchange rate stability and assists countries who are facing balance of payment crisis. ठीक है, so
इसमें यहाँ पे देर इज़ अ करेंसी रिजर्व. सो वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट SDR, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. तो क्या होता है, देर इज़ अ पूल ऑफ मेंबर नेशंस कंट्री, आई एम सॉरी, सारे जो भी मेंबर नेशंस हैं उनके जो भी करेंसीज हैं उनका देयर इज़ अ पूल प्रेजेंट. ठीक है, एंड दे कैन बोरो मनी फ्रॉम दिस पूल वाया यूजिंग SDRs, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ठीक है. नाउ डिसीजन मेकिंग क्या है, it basically requires 85% majority for the most important decisions. USA, who has 16% of voting rights, can veto decisions because 85% नहीं हुआ अगर इसने नहीं किया वोट. ठीक है, 16% है USA के पास में. सो USA has the power to veto decisions in IMF. Now IMF chief कौन है? It is generally some European, um, मतलब someone who is nominated by Europe. So right, 2019 में it was Kristalina Georgieva who was appointed as IMF का president, है ना. So let me check who's the, right now again it is Kristalina Georgieva only. ठीक है. नेक्स्ट है IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? सो इट इज़ अगेन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इट इज़ गीता गोपीनाथ, मिस गीता गोपीनाथ. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. Then she was promoted to the first deputy managing director in 2022. ठीक है. Then we have notable reports of IMF are, एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? जो फर्स्ट वाला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें क्या हो रहा है? एज वी नो IMF इज का जो मेन फंक्शन है, इट इज़ टू इंश्योर global currency exchange rate stability and overall financial stability of the countries, member countries, because they help them during balance of payment crisis. ठीक है, तो stability ensure करता है, therefore it also comes up with the global financial stability report. ठीक है, that is how you can link and remember this. Now for remembering world economic outlook report, IMF को outlook से you'll have to link. So इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना. सो ऐसे लर्न कर लो कि आउटलुक करके एक मैगजीन इंडिया में भी होती है ना. सो यू कैन लिंक इट विद दैट टू रिमेंबर. ऐसे कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं कि आउटलुक जो मैगजीन है, आउटलुक मैगजीन को खरीदने के लिए, इन ऑर्डर टू बाय दिस मैगजीन यू नीड मॉनेटरी फंड्स. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF. ठीक है. नाउ मेंबरशिप कितना है IMF में? देर आर 189 मेंबर्स, वेयर एज यूनाइटेड नेशंस में देर आर 195 मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द लोन विंडोज which are given by IMF. So there are primarily three types of loans. First of all, you have the rapid financing instrument, RFI बोलते हैं. Then you have the standby arrangement, and thirdly you have the extended fund facility. ठीक है. Rapid financing instrument, as the name suggests, is for quick loans and duration will also be quite short. ठीक है, rapid. Then standby is for a medium term period, that is 1 to 2 years. Then extended fund facility, as the name suggests, extended है, मतलब 3 से 5 साल के लिए, it will be a long term loan. ठीक है. Now we look at the loan amounts. So rapid financing instrument में, since it is for a very short time, they will be requiring a very मतलब small amount of loan. ठीक है. So only up to 50% of the SDR quota can be given as loans. ठीक है. Then we have the standby arrangement, which is for medium term periods of about 1 to 2 years. Now in this case, up to 145% of the SDR quota loans can be given as loans. ठीक है, and this is aimed at short term stabilization. Next we have extended fund facility. This is a long term loan, 3 to 5 years का,
नाउ दिस इसका कितना तक जाएगा, अबाउट 435%। ठीक है, सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 1.5, हाँ 1.5 टाइम्स ऑफ द लोन, है ना। वैसे करके यू कैन रिमेम्बर दिस। ठीक है, ये अबाउट 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ द एस डी आर कोटा। दिस इज अबाउट 1.5 टाइम्स द एस डी आर कोटा। ठीक है, देर आर अदर नोटेबल IMF loan windows as well. So we have the flexible credit line, catastrophe containment and relief fund, high access precautionary and liquidity line. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स। ये तीन तो हो गए होंगे, रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, दीज थ्री यू माइट बी आर एबल टू रिकॉल अभी, है ना। इन तीनों को देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, सो ऑल ऑफ दीज हैव, नहीं दो में क्रेडिट लाइन मेंशन है, तो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, देन कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ, और लास्ट है हाई एक्सेस प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। ठीक है, नाउ वील मूव टू द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे हल्का हल्का पता होना चाहिए बस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट बुलियनिज्म मीन्स। सो बुलियनिज्म क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी which defines wealth by the amount of precious metals owned. So, for example, a country owns a lot of gold reserves, then that will be more, matlab, it is considered to be richer as compared to another country which will be having lesser amount of gold reserves. ठीक है, ये पुराने टाइम पे व्हेन मर्चेंटलिज्म या मर्सेंटलिज्म जो भी है वो होता था ना, तब दिस मेथड वाज यूज्ड टू कंपेयर कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव mercantilist theory. So the belief is that the world is static, wealth in the world is static, it is not dynamic. ठीक है, mercantilist theory में nations aim to increase exports and receive payments in gold, silver and precious metals. ठीक है, and imports are seen as a loss of national wealth. ठीक है, तो ओवरऑल मर्केंटलिस्ट थ्योरी का बेसिक आइडिया ये है कि exports increase the nation's wealth and imports result in loss of national wealth. ठीक है, so this was a very famous colonial policy. So they used to do this, they used to follow this. तो वो लोग ये करते थे कि they used to restrict imports into their own countries और export ऐसे काफ़ी करते थे वो लोग दूसरे कॉलोनीज में। ठीक है, सो ये है इसमें दिया हुआ। देन वी हैव द Heckscher-Ohlin factor proportions theory. So according to this theory, एक्सपोर्ट, जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज़ हैं वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए उनको? दे शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, एंड द कंट्रीज विच आर लेबर अबंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, जिस जहाँ पे चीप लेबर इज़ अवेलेबल वेरी इजीली, वहाँ पे दे शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। ठीक है, बस दिस इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ देयर मेंशन्ड इन दिस थ्योरी। ठीक है, नाम क्या है? हेक्स, नाम इतना मुश्किल है बट द थ्योरी इज़ क्वाइट सिंपल। द थ्योरी तो मैंने बता दिया। नेम इज़ हेक्शर ओलिन फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी। प्रोपोर्शंस मतलब वट एवर शुड बी एक्सपोर्टेड शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट विच इज़ प्रेजेंट विद द कंट्री। मतलब कि जिस भी चीज़ में अबंडेंट है वो कंट्री, दे शुड बी फोकसिंग अपॉन दोज टाइप्स ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, now we'll be looking at GATT, that is General Agreement on Trades and Tariffs and Trades. ठीक है, so सबसे पहले ड्यूरिंग द दिस थिंग ब्रेटन वुड्स meeting, they had proposed ITO, that is International Trade Organization. ठीक है, however it could not materialize. ठीक है, so because USA had opposed it apparently. ठीक है, so what happened was after a few years in 1948, GATT came into being, that is the General Agreement on Tariffs and Trade. Then later on
एक और उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए थे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, ये सब चीज़ों पे, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उरुग्वे राउंड्स। ठीक है, तो पैराग्वे उरुग्वे कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में दीज डिस्कशंस वर हेल्ड वेर इन इट वॉज, एक फिर 94 में माराकेश ट्रीटी आया, है ना। एंड आफ्टर दैट केम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, and it was headquartered at Geneva, Switzerland. ठीक है, and India is considered to be a founding member of the same, of WTO. ठीक है, so this is also important, you need to know about this properly, कि एक तो माराकेश एग्रीमेंट याद रहना चाहिए हमें, है ना। GATT तो हो गया होगा याद, ITO हो गया, then Uruguay round is related to WTO, then माराकेश, है ना, वो भी WTO से रिलेटेड है। सो हाउ विल यू रिमेंबर कि WTO को माराकेश से कैसे लिंक करेंगे। डब्ल्यू, अच्छा वैसे कर लो, WTO है ना, और WWW, एक कुछ आता था पहले, छोटे थे तब हम लोग, उसमें रेसलिंग होता था, है ना, तो रेसलिंग में ऐसे मार रहे होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वैसे यू कैन लिंक इट WWW से माराकेश, और WWW से WTO। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। अभी WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, which is considered to be the supreme decision making body. Then you have a general council, which is primarily aimed at day to day decision making. Then thirdly we have the committees, we have certain committees under the general council। ठीक है, तो जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, इट मीट्स वंस इन एवरी 2 years। ठीक है, सो बाय एनुअल है ये, वन कंट्री वन वोट रहता है, अनलाइक IMF वगैरह जिसमें देर इज़ अ कोटा प्रेजेंट, है ना। देन यू हैव इवन इन वर्ल्ड बैंक ऑल्सो देर इज़ अ वोटिंग परसेंटेज प्रेजेंट। फिर इट अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल, the ministerial conference is the one who appoints the director general, and since 2021 Gwazi Congo Evelia is the chief. She is the first woman and African WTO chief, and she is from Nigeria. ठीक है, now we'll be looking at the General Council, which is um, responsible for day-to-day decision making. So now General Council क्या है? It will be implementing the decisions which have been made by the Ministerial Council conference. ठीक है, it includes representatives of all members. There are two key bodies in this. There is a dispute settlement body, and there's also a trade policy review body in it. General Council में there are two bodies. One is primarily for dispute resolution, and the second one is for reviewing trade policies. ठीक है, then we have committees under General Council. These committees focus on specific agreements and specific matters. For example, there is committee on anti-dumping, subsidies, countervailing subsidies and countervailing measures पे, SCM पे भी, है ना। तो this much you should be knowing. So from this you need to remember, this is a important fact कि जनरल काउंसिल में दो सब काउंसिल्स हैं, मतलब हाँ, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट फंक्शंस एंड ट्रेड बैरियर्स ऑफ WTO। सो टैरिफ ऑफ नहीं है, मतलब ये देखते हैं इनके बारे में, टैरिफ बैरियर्स के बारे में। टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। सो व्हाट हैपेंस इज दैट countries generally impose tariff barriers in order to restrict the imports into their own country। ठीक है, तो अपना जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे यूजुअली पुट सम टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, उनको टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन हियर, increase in tariffs, duties, cess or surcharge on imports. For example, Trump had imposed 25% customs duty on imported steel। ठीक है, then you have countervailing duty as well। Now countervailing duty क्या रहेगा? It is imposed when foreign goods are cheaper
due to foreign government subsidies or high domestic taxes on Indian products. ठीक है. So this will help in protecting local industries. So for example, इंडिया कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है अपने एक्सपोर्टर्स को, है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए. सो व्हाट कैन अ डिफरेंट कंट्री जहाँ पे भी एक्सपोर्ट होके जा रहा है, फॉर एग्जांपल यूएसए में जा रहा है, देन यूएसए कैन इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन दैट एक्सपोर्ट, ताकि बिकॉज हम उनको एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिला, दैट इज़ वाई द प्रोडक्ट इज सो चीप. ठीक है, बट देन इट मे गो एंड डिसरप्ट द यूएस मार्केट. ठीक है, तो यूएसए सीवीडी लगा देगा उस पर, ताकि द प्राइसेस इंक्रीज ऑफ दैट प्रोडक्ट, है ना. सो काउंटर वेलिंग ड्यूटी यही होता है कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडीज लगी हैं देन दे कैन बी इम्पोज्ड. ठीक है. Next, we also have the anti-dumping duty. Now, anti-dumping duty is imposed when foreign goods are sold below their production cost or domestic prices in their homes, in their home country. ठीक है. सो चाइना इज़ नोन टू अप्लाई दिस, मतलब वो काफ़ी सारा डंपिंग करते हैं दूसरे कंट्रीज में. ठीक है. सो एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड if they find that the costs which the goods are being sold at are lower than the production cost or the domestic price in their home country as well. Now this is investigated by the Directorate General of Trade Remedies. ठीक है. So this much you should be knowing. Now apart from these tariff barriers मतलब पैसे बढ़ा रहे हैं, है ना. We also have non tariff barriers. Non tariff barriers क्या रहेगा? Examples are subsidies to domestic industries. For example, जैसे इंडिया में they may provide subsidized electricity to small and medium enterprises which are engaged in exports. ठीक है. So that is an example of non-tariff barrier तो नहीं है. This is an example of subsidy which is being provided. ठीक है. Next है public procurement. So only an example is that only American companies will be allowed to supply goods in government schemes. So that is an example of non-tariff barrier. ठीक है. तो रुको, मैंने आई गॉट कंफ्यूज यहाँ पे थोड़ा सा. देखो, नॉन टैरिफ बैरियर में क्या रहेगा, जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज रहेंगी उनकी जो कंपनीज हैं उनको दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड समहाउ. ठीक है. सो जैसे कि यहाँ पे सब्सिडीज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जैसे अमेरिका में खुद का इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे वो लोग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेट्रॉइट का कार मैन्युफैक्चरर्स. तो ऐसे अगर हमारा टाटा वगैरह रहेगा उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, बट ये डेट्रॉइट के कार मैन्युफैक्चरर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. ठीक है. सो देयर कॉस्ट्स विल बिकम लोअर एंड दस दे कैन सेट लोअर प्राइसेस एज वेल. ठीक है. Similarly, tax benefits for buying American made cars. Then we have public procurement also. For example, if the American government wants to procure something for their own use, they might impose a conditionality कि only American companies can apply for this tender or something. ठीक है. Then you have technical barriers to trade as well. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फूड वगैरह में काफ़ी होता है, फूड आइटम्स में. इम्पोर्ट, जैसे कोई भी कंट्री है जैसे यूएसए, दे में इम्पोज दिस रिस्ट्रिक्शन कि जो इम्पोर्टेड मैंगोज आ रहे हैं दे मस्ट हैव 0% पेस्टिसाइड रेसिड्यू, वेयर एज दी मैंगोज विच हैव बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया दे जनरली हैव सम pesticide residue on them. ठीक है. So automatically they will get restricted, they won't be able to send mangoes to USA. ठीक है. Similarly, we imported cars must have airbags for every passenger, whereas you might have seen in India ज़्यादातर कार्स में ओनली जो आगे के दो होते हैं ना, ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर, ओनली उन लोगों के लिए एयर बैग्स आर प्रेजेंट. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड. ठीक है. देन वी हैव कोटा सिस्टम. सो कोटा सिस्टम में क्या होगा, दी इम्पोर्ट्स विल क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि यहाँ से बस इतना क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स कैन बी डन. सो फॉर एग्जांपल, इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम अ सिंगल कंट्री मे बी कैप्ड एट 50 मेट्रिक टन्स. ठीक है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोटा सिस्टम. नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है. डब्ल्यूटीओ का मेन रोल है टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स
and to promote international trade through agreements and dispute resolution. Okay, so this is the main function of WTO. Now there are various notable agreements of the WTO. We'll be looking at those as well. तो इसमें reducing tariff barriers. So GATT focuses on trade in goods, whereas GATS focuses on trade in services. ठीक है, और इन दोनों में tariff barriers reduce करने के लिए these two bodies are responsible. ठीक है. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स. उसके लिए देर आर वेरियस टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड फॉर नॉन फूड प्रोडक्ट्स. फिर देर आर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स, है ना. ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ऑल्सो WTO लुक्स आफ्टर दैट. देन सब्सिडी रेगुलेशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज SCM, that stands for subsidies and countervailing measures for non-food products. ठीक है. Then we have AOA also, agreement on agriculture for agriculture. ठीक है. Then further it has been subsidies have been classified into green box, blue box and amber box. Amber box subsidies वो होते हैं which have been restricted by WTO. So example है minimum support price. Then we have fertilizer subsidies, electricity. All of these are restricted. Then other subsidies are the green box and blue box subsidies. So any subsidies which are used for promoting research and cattle vaccination, ये सब चीज़ों के लिए जो भी हैं those are allowed. ठीक है. Then there are certain miscellaneous measures as well. So for example we have TRIPS. TRIPS stands for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. ठीक है. So it covers all the patents, licensing, IPR, ये सब चीज़ें. ठीक है. Then we have TRIMS, which stands for Trade Related Investment Measures. है ना. It regulates FDI in goods and not services. ठीक है. Then there is agreement on fishery subsidies. So AFS बोलते हैं उसको, agreement on fishery subsidies. तो it limits harmful subsidies that promote overfishing. ठीक है. Then we have plurilateral agreements as well. Now these are not signed by all WTO members, but ऐसे 3-4 countries ने बना के plurilateral agreement sign किया रहता है. ठीक है. So this thing you should know. Now WTO disputes involving India. So first of all एक तो appellate body का problem है हमें कि जो permanent body है to handle appeals against dispute settlement body decisions, उसका the first of all the appointments have been blocked by United States. ठीक है. So the body is effectively dysfunctional. So we have been flagging this issue at WTO for a very long time. ठीक है. तो उनका जो appellate body है which handles appeals against dispute settlement bodies decisions, उसका appointment of the members has not been done for quite a long time. ठीक है. And appointment is done by consensus. ये सब not very important. You just need to know that USA has been blocking the same. Next we have WTO multi-party interim arbitration mechanism. So since the appellate body is not in it is not functioning right now, that is why certain countries like European Union, China, Brazil, Australia, New Zealand, etc. created an MPIA. MPIA is an alternative dispute resolution mechanism. However, India is not a part of NPIA and advocates for restoring the original WTO appellate body. ठीक है. तो we do not go to MPIA, multilateral interim multi-party interim arbitration. Then there are some WTO का पैकेजेस वगैरह देख लेते हैं या समिट्स वगैरह. So first of all least developed countries. So least developed countries are certain countries which have been identified by the United Nations Economic and Social Council. ठीक है.
So WTO agreements permit other countries to give duty free, quota free access to exports from LDCs. However, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जो WTO है, it permits countries to give duty free, quota free access to exports from LDCs, and they are not, this is not considered as a violation for other agreements. ठीक है, so this is primarily aimed at promoting LDCs. ठीक है, then we have Doha development round. So Doha development round took place in Doha, which is Qatar in 2001. तो इसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, they had put forth some demands. First of all, they wanted trade liberalization by first world. So according to them, the developed nations should reduce trade barriers. Then secondly, they wanted protection for domestic industries from developed country के imports. ठीक है, thirdly, they wanted financial and technical assistance. So first world countries should provide financial and technical aid to support the developing economies. ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि दोहा डेवलपमेंट राउंड जो था कौन से ईयर में हुआ था. सो 2001 है ना. इसको लर्न कैसे करेंगे, जो दोहा का डी और ओ है दैट लुक्स लाइक टू ज़ीरोज़, तो वो 2000 का ज़ीरो हो गए. और जो एच है, एच लुक्स लाइक वन, दो वन को मिला के बना है ना. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. देन दोहा राउंड का स्टेलमेट के बारे में देख लेते हैं. सो डेवलप्ड नेशंस नेचुरली दे अपोज्ड ऑल दीज डिमांड्स, है ना. सो नो negotiations were done, no conclusion was reached upon. तो अभी तक दिस इज इन लिम्बो. ठीक है, सो बस यही है. एंड डेवलप्ड नेशंस पुश फॉर ICT एंड e-commerce discussions as well, and they demand Doha. The developing countries, however, are demanding Doha round conclusion first. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि दोहा राउंड का जो negotiations था, they have still not been concluded. डेवलप्ड नेशंस अपोज दोज. एंड बाद में अभी आके क्या हो रहा है कि डेवलप्ड नेशंस आर पुशिंग फॉर ICT और ई-कॉमर्स की डिस्कशंस, बट डेवलपिंग नेशंस मना कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं पहले दोहा वाला खत्म करो फिर आएंगे हम लोग. ठीक है, नाउ वी हैव WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस एंड द नोटेबल लिस्ट्स फॉर दोज. सबसे पहले फूड सब्सिडीज एंड पीस क्लॉज देख रहे हैं. सो World Trade Organization's agreement on agriculture and food subsidy issue. So the issue is that in absolute terms, 5% of USA's total production is much larger than 10% of India's. देखो यहाँ पे ना कैप लगाया है इन लोगों ने कि सब्सिडी लिमिट कितना होना चाहिए. जो डेवलप्ड नेशंस है उनका 5% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वैल्यू, उससे ज़्यादा द सब्सिडी शुड नॉट बी प्रोवाइडेड. whereas developing nations के केस में the limit has been given as 10%. but the problem is that ये जो प्रोडक्शन वैल्यू दिया है इन्होंने, दैट इज़ फ्रॉम अ, आई डू नॉट रिमेंबर द ईयर, बट ये बहुत पुराने साल का दिया है. ठीक है, सो बैक देन द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ डेवलप्ड नेशंस वाज वे हायर दैन दैट ऑफ डेवलपिंग नेशंस. ठीक है, तो जो 5% बन भी रहा है हमारा, जो इनका जो 5% बन रहा है, इट इज़ वे हायर दैन द 10% of the agricultural production value of these developing nations. ठीक है, so that is a problem. तो ये वहीं दिया है कि in absolute terms 5% of USA's production is much larger than 10% of India's, thus allowing developed countries to provide larger subsidies and export cheap produce, harming local farmers in developing nations. ठीक है, और इंडिया का कंसर्न क्या है? वी आर मेन कंसर्न इज़ दैट आवर फार्मर्स नीड सब्सिडीज एंड MSPs फॉर फार्मर्स. मतलब वी हैव वेरी पुअर फार्मर्स, और काफ़ी शेयर होल्डिंग, आई एम सॉरी, उनका लैंड होल्डिंग भी काफ़ी कम होता है. ठीक है, सो इंडिया वॉन्ट सब्सिडीज फॉर देम. ठीक है, एंड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स भी हमें प्रोवाइड करना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट, मतलब इट डज नॉट, द WTO डज नॉट अलाउ दैट टेक्निकली.
ठीक है। देन 2013 का बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इंडिया रिफ्यूज्ड टू साइन न्यू अग्रीमेंट्स अंटिल द फूड सब्सिडी इशू वाज रिजॉल्व्ड। ठीक है। So a peace clause was introduced back then which allowed developing countries to provide any amount of food subsidy without facing any penalties. Thus, developed nations cannot impose CVD, that is countervailing duties, or file WTO complaints. So again, this is very important. तो प्रॉब्लम क्या है, जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है और उसका जो फूड सब्सिडी इशू है उस पर देर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सब्सिडी लिमिट्स। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू द प्रॉब्लम। इसकी वजह से जो 2013 में बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इंडिया हैड रिफ्यूज टू साइन एनी न्यू अग्रीमेंट एंड दैट इज़ व्हेन द पीस क्लॉज वाज ब्रॉट इन which allowed the developing countries to provide any amount of food subsidy without facing any penalties or countervailing duties by the other nations। ठीक है। सो इतना ही है इसमें। नाउ 2020 का अपडेट है कि इंडिया इन्फॉर्म WTO इट क्रॉस द 10% सब्सिडी लिमिट फॉर राइस प्रोडक्शन। However, the peace clause immunity protects India from WTO action। ठीक है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द ईयर when the peace clause was introduced। So it is 2013। 2013 में बाली में हुआ था ये, थाईलैंड बाली में। So 2013 is 1 year before 2014। 2014 में NDA गवर्नमेंट had come to power। ठीक है। So that way you can link and remember this। यहाँ पे बाली में हुआ था एंड पीस क्लॉज बोल रहे थे इसको। ठीक है। किस चीज़ के लिए, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में जो देयर सम प्रॉब्लम्स देयर उसके ऊपर है ये। नाउ फूड सब्सिडीज फॉर केन्स ग्रुप। सो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है ऑफ 20 नेशंस। दे वांट WTO मेंबर्स टू स्टॉप एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। केयर्न्स ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है। ये है थाईलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, कनाडा एक्सेट्रा। दीज आर 20 नेशन। सो यू शुड नो कि केयर्न्स ग्रुप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वर्ड। ठीक है। सो इसको लर्न कैसे करेंगे, केयर्न्स ग्रुप दे डू नॉट केयर अबाउट इंडियन फार्मर्स, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। दे डू नॉट केयर अबाउट इंडियन फार्मर्स। ठीक है। Next, we have the Bali Package and Trade Facilitation Agreement of 2013। So, Trade Facilitation Agreement क्या होता है? It aims to reduce bureaucratic delays, red tape, इंस्पेक्टर राज, ये सब ख़त्म करने का कोशिश करता है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, है ना। एंड वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेकिंग द इंटायर प्रोसेस स्मूथ। ठीक है। सो it was introduced in 2016, it became effective in 2017 and National Committee on Trade Facilitation was set up under the Cabinet Secretary। ठीक है। So this is very important। National Commission for Trade Committee for Trade Facilitation किसके अंडर आता है? It comes under the Cabinet Secretary। ठीक है। NCTF बोलेंगे, नेशनल कमिटी फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। एंड व्हेन डिड इट, मतलब व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? 2016 में। ठीक है। सो दैट इज़ 2 years आफ्टर NDA गवर्नमेंट केम टू पावर। ठीक है। तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। 2014 के 2 साल बाद ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के लिए NCTF वॉज सेटअप। नेक्स्ट वी हैव पीस क्लॉज ऑन सब्सिडीज। सो इट प्रोवाइड्स टेम्परेरी इम्यूनिटी, वो देख लिया हमने ऑलरेडी। देन वी विल बी लुकिंग एट सोशल एंड डेवलपमेंट सब्सिडीज। सो एनी सब्सिडी विच सपोर्ट्स हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें for poor families they will be known as social and developmental subsidies। So WTO permits subsidies under specific terms in SCM and AOA for this reason।
दैट इज सोशल एंड डेवलपमेंट सब्सिडीज के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नायरोबी पैकेज एंड एसएसएम। सो नायरोबी, एसएसएम का फुल फॉर्म होता है स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। ठीक है, सो नायरोबी पैकेज में देयर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ पीस क्लॉज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एंड देयर वाज अ बैन ऑन export subsidies. So first world countries were asked to ban all agricultural export subsidies, whereas third world countries had received a relaxed deadline. ठीक है, or special safeguard mechanism was brought in wherein the third world countries can temporarily increase tariffs if there is a if there is a surge of cheap agricultural exports from first world nations in order to protect their local farmers. ठीक है, सो दिस नायरोबी पैकेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, नायरोबी कीनिया साइड वहाँ पे। और extension of peace clause was extended, agricultural export subsidies were banned, and a special safeguard mechanism was given so that third world countries could temporarily increase their tariffs. ठीक है, next we'll be looking at Geneva Summit of 2022 and Fisheries Subsidies Agreement. सो एक अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी आया था जिनीवा अग्रीमेंट में। जिनीवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो आप ऐसे सम यू कैन लर्न दिस बाय थिंकिंग कि स्विट्ज़रलैंड में ऐसे चॉकलेट मिलती है वहाँ पे, है ना, स्विस चॉकलेट। तो चॉकलेट के साथ में कोई फ़िश खा रहा है बैठ के। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सिमिलरली नायरोबी को हमको किससे लिंक करना है? वी नीड टू लिंक इट विद एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो नायरोबी कहाँ पे है? कीनिया, कीनिया में एज फार एज आई नो, है ना, अफ्रीकन कंट्री है। तो अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी सारा इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, दे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सो जो अग्रीमेंट ऑन फिशरी हुआ था जिनीवा में, इट प्रोहिबिट्स 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। फर्स्ट है जो इलीगल फिशिंग होती है ना, वो सब की इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को जो सब्सिडीज मिलती है, दैट हैज़ बीन बैंड। देन फिशिंग ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेड स्पीशीज और स्टॉक्स, उसके लिए भी कोई भी सब्सिडीज विल नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब विल बी बैंड। एंड फिशिंग इन अनरेगुलेटेड हाई सीज, वो भी that has also been prohibited. Any subsidies on that has also been prohibited. ठीक है, एक तो इलीगल हो जाएगा, एक हो जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेड स्पीशीज को जो फिशिंग कर रहे हैं, और अनरेगुलेटेड हाई सीज में अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट WTO 2024, उसका अबू धाबी एंड UAE आउटकम्स। So, investment facilitation agreement was rejected. This is not very important, ठीक है, since ये एक तो 2024 का है ना, so not important and it has been rejected. Had it been accepted then it would have been important. बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है, it is a plurilateral agreement, है ना, propose किया था चाइना ने to promote investment, transparency, faster approvals and international cooperation. But this was however rejected by most countries. ठीक है, नेक्स्ट है फूड सब्सिडी। थाईलैंड हैज़ अपोज्ड इंडिया। सो थाईलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर आफ्टर इंडिया। At the World Trade Organization's 2024 conference, Thailand accused India of exporting rice at very low prices due to government subsidies. So the issue remains unsolved. Not important, not very important. Then women exporters in digital economy funded by WTO. सो WTO का जो कॉन्फ्रेंस था 2024 में, दे सेट असाइड सम फंड दैट इज़ $50 million का टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपिंग LDCs, in developing and least developed countries, to adopt digital technology and expand online presence. तो ये भी not very important. Conventional gravity model देख लेते हैं. So this was developed by Jan Tinbergen, who was a Dutch economist in the 1960s and explains factors affecting trade between two countries. So this is important fairly.
पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक साइज अपॉन जीडीपी, आई एम सॉरी, इकोनॉमिक साइज और जीडीपी इज directly proportional to the trade between two countries. So a country having a larger GDP will be attracting more trade. ठीक है, बस इसमें इतना ही दिया है कि ट्रेड और किसी और फैक्टर में रिलेशनशिप बताया उन्होंने। सिमिलरली जोग्राफिक डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट टू ट्रेड, मतलब इफ देर इज अ लार्जर जोग्राफिकल डिस्टेंस देन ट्रेड विल बी लेसर। ठीक है, सो एग्जांपल है वो इंडिया मेक्सिको वर्सेस इंडिया साउथ अफ्रीका। सो इंडिया मेक्सिको दे आर वेरी फार अवे, है ना। सो देर इज लेस ट्रेड एज कम्पेयर टू इंडिया साउथ अफ्रीका। ठीक है, सो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल थिंग। आपको बस कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक साइज अगर ज़्यादा है देन ट्रेड विल बी मोर। इससे कॉमन सेंस टाइप ही है ये, और जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा है तो ट्रेड लेस रहेगा। नाउ वी आर लुकिंग एट सम ट्रेड अग्रीमेंट्स। सो वी हैव द पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट। सो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, वो दिस इज एन अग्रीमेंट वेर इन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज में दे सेट अप एन अग्रीमेंट कि थोड़े से कुछ गुड्स रहेंगे जिन पे वी विल बी लीवाइंग वेरी रिड्यूस्ड टैरिफ्स। ठीक है, तो यही है पार्शियल स्कोप, मतलब बहुत कम स्कोप वाला अग्रीमेंट। ठीक है, सो दो कंट्रीज के बीच में रहेगा एंड इट विल बी फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस्ड टैरिफ्स विल बी अप्लाइड ऑन दोज गुड्स। नेक्स्ट वी हैव अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और अ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसमें क्या होगा, द मेंबर कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विल गेट लोअर टैरिफ्स एंड नॉन मेंबर्स विल हैव टू पे रेगुलर टैरिफ्स। ठीक है, तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या क्या है, सी पी ए, देन वी हैव सी ई सी एज वेल। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव कस्टम्स यूनियन। सो कस्टम्स यूनियन में क्या रहेगा, इट इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वेर इन द मेंबर्स विल अप्लाई फॉर अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू नॉन मेंबर्स। सो फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है, within the, मतलब within the community that is between the members they won't be applying much tariff, but अगर उनको बाहर से किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है then they will be applying a common external tariff. Next we have a common market. So common market में क्या है, a customs union where factors of production can move freely among member nations. ठीक है, so this is a customs union, any customs union. Common market is a customs union where factors of production can freely move among member nations. तो जैसे शेंजन जो जोन है अपना यूरोप में, है ना, एंड देन मर्कोसर इन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ कॉमन मार्केट। देन वी हैव यूरोपियन यूनियन। So again, European Union is a common market, but it also has a common currency, tariffs, free movement of all factors of production, shared fiscal and domestic diplomatic politics policies, monetary policies decided by the European Central Bank. ठीक है, तो उनका काफ़ी सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है इट इज़ क्वाइट इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो बस वही दिया है, अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ कॉमन मार्केट। ठीक है, देन कस्टम, बस ये सारे ही हैं। कस्टम्स यूनियन में क्या होता था, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा देते वो लोग, है ना। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में मेंबर्स विल बी गेटिंग लोअर टैरिफ्स एंड पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट में कुछ गुड्स पे रिड्यूस्ड टैरिफ लगेगा। ठीक है, देन वी हैव इंडिया मॉरिशस CECPA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 2021। ठीक है, मॉरिशस इंडियन ओशन में है ना। सो अराउंड 300 गुड्स एंड 600 मॉरिशियन गुड्स आर अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ वी लुक एट सम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। इसमें दिस वाज इनिशियली नेगोशिएटेड अमंगस्ट 12 एशियन पैसिफिक कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। However, the US withdrew in 2017, thus halting its progress. ठीक है, तो वैसे इनिशियली इट वाज ओनली फॉर एशियन पैसिफिक कंट्रीज बट USA withdrew और फिर
कुछ हुआ नहीं इसका. Then we have TPP 11 or CPTPP. So after the exit of USA, the remaining 11 countries revised and re-signed the treaty in 2018. ठीक है, and it maintains many TPP provision itself. ठीक है, so इसका full form क्या रहेगा, वही ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 11 या comprehensive and progressive agreement for ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. ठीक है, so it will be having Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम. ठीक है, इट वोंट बी हैविंग यूएसए. नेक्स्ट वी हैव ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. So it is a proposed trade and investment agreement between the European Union and USA. It is aimed at reducing regulatory barriers and enhancing trade and investment flows. So it was stalled due to political opposition. ठीक है, तो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में रहेगा. And it was primarily aimed at reducing the regulatory barriers. Then we have Indo-Pacific Economic Framework. ठीक है, a US-led initiative launched in 2022 to strengthen economic ties and cooperation in the Indo-Pacific region. So वो Indo-Pacific region के लिए रहेगा, and I do not know if it is functional yet or not. हाँ लिखा तो है. ठीक है, so focuses upon supply chains, digital economy, infrastructure without offering full market access like traditional trade deals. ठीक है, so this is not very important, बस नाम पता होना चाहिए. Then we also have RCEP. So again India is not a part of RCEP, है ना. So it is a free trade agreement amongst 15 Asian Pacific countries including China, Japan, South Korea, Australia and ASEAN nations. ठीक है, it was signed in 2020. It aims to lower trade barriers, promote economic integration and enhance cooperation. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.